अभी तक कौन कौन से चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स के, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और उसके अलावे राज्यों में विधानसभा, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। 5, 6, 7 चैप्टर। नीचे से यहाँ पे 46, 47, 49 डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पूरा एक वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा आएंगे इन्वायरमेंट का एक चैप्टर वीडियो, ठीक है। इन्वायरमेंट का एक, प्रमुख खेल घटनाक्रम का एक वीडियो, उसके अलावा सारे खेल वाला ये, उसके बाद अवार्ड्स वाला एक वीडियो में, और बाकी एक दो वीडियो में ये वाला एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, और प्लेलिस्ट बना नहीं हुआ है, आप एक प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो। वैसे टेलीग्राम चैनल है हमारा, 2 टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें से किसी भी को भी ज्वाइन कर लोगे, अपने हिसाब से ज्वाइन करना, ठीक है। अगर टीआरई से रिलेटेड आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसको कर लेना। बीपीएससी के बाकी एग्ज़ाम जैसे 78th बीपीएससी या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप हमारा चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, तो बिल के कुछ प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये एक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 8 अगस्त को। ये 1995 का जो एक्ट है ना उसको अमेंड कर रहा है। इस एक्ट का नाम ये पड़ जा रहा है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वक्फ का मतलब सिंपल होता है इस्लामिक बिलीफ में कि कोई भी मूवेबल यानी चल या अचल संपत्ति अगर रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन को मान के अगर डोनेट की जाती है तो वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, वक्फ, ठीक है। देखो अब ये बिल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक प्रोविजन से क्वेश्चन आना थोड़ा सा दिक्कत होता, नहीं आता है। बट हम डिस्कस कर लेते हैं ये बिल क्या कहता है। पहला, विधेयक में कहा गया है कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित हो सकता है। जब तक 5 साल वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसको वक्फ घोषित नहीं कर सकते। उसके अलावा एक बिल क्या बोलता है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको एज अ वक्फ आइडेंटिफाई किया गया है ऐसा नहीं किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे है, वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी इस एक्ट के आने के बाद ही, ठीक है। अब क्या होगा, कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर ऑफ दिस एरिया विल डिटरमाइन ऑनरशिप। अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो कलेक्टर डिसाइड करेगा और वो फिर रिपोर्ट किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे रिपोर्ट। उसके बाद बिल और क्या करता है कि जो वक्फ बोर्ड के पास ये पावर था, एम्पावर करता था ये कि वो इससे पहले, इस बिल के आने से पहले, कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं उसका इंक्वायरी और उसका डिटर्मिनेशन यही करता था, बट इसका भी ये पावर छीन लिया गया। शुरुआत में देखो ये बिल जब एक्ट जो भी हम बता रहे हैं ना ये सिर्फ तभी होगा जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, क्लियर। तो ये जब एक्ट बन जाएगा तो जो पावर सर्वे कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास था सर्वे करना वक्फ का, तो ये पावर इनसे छीन के किसको दे दिया जाएगा, कलेक्टर को। उसके अलावा से अब देखो 2 पॉइंट यहाँ समझो, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में है और एक वक्फ बोर्ड के बारे में। सबसे पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में क्या होता है, 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होने चाहिए उस काउंसिल में। उसके अलावा इस काउंसिल में अगर कोई एमपी, फॉर्मर जज या एमिनेंट पर्सन आते हैं ना तो ये इसमें इनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। उसके अलावा ये एक्ट बोलता है कि मुस्लिम मेंबर में से 2 वुमेन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं खाली मेल का रिप्रेजेंटेशन है, फीमेल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। उसके बाद वक्फ बोर्ड की बात है, एटलीस्ट 1 मेंबर कहाँ से होना चाहिए, शिया से होनी चाहिए, सुन्नी से होना चाहिए और बैकवर्ड क्लास जो मुस्लिम का है वहाँ से होना चाहिए। उसके अलावा बोहरा और अघानी कम्युनिटी से भी होना चाहिए। अगर उनके स्टेट में, अगर उनके पास राज्य में वक्फ है, उस राज्य में वक्फ है तो इन कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके अलावा अभी तक क्या था, जो एक ट्रिब्यूनल था ना उसका डिसीजन फाइनल कर दिया जाता था, इसने कोई डिसीजन ले लिया उसका डिसीजन फाइनल हो जाता था, बट इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज। उसके बाद ये बिल और क्या एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रजिस्ट्रेशन,
पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट ऑफ वर्क, ये बहुत अकाउंट। उसके अलावा प्रोसीडिंग जो वर्क बोर्ड का होता है वो सब कौन डिटरमाइन, उसके लिए रूल्स कौन बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा इनके ऑडिट से रिलेटेड या डेजिग्नेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो भी होता है ना, ऑडिटेड बाय, ये सब से रूल का एम्पावरमेंट किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। देखो इनके पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड ऑनरशिप है आफ्टर इंडियन आर्मी एंड इंडियन रेलवे। उसके अलावा एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किनके चेयरमैनशिप पे, जिनका नाम है जगदम्बिका पाल, इनके अध्यक्ष में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कोई बिल पार्लियामेंट में आता है तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे। हेड कौन है, ये रिव्यू करना कि बिल सही है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है कुछ या नहीं। चलो अगला क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस एक्ट के जगह पे देखो सबसे पहले आईपीसी आया था 1860 में, एविडेंस एक्ट आया था 1872 में, सीआरपीसी आया था 1973 में। अब इनका साल याद रखना है। आईपीसी के जगह पे क्या क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय, और इसके एविडेंस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कब से फोर्स में आ जाएगा, 1 जुलाई 2024 से आ गया है। इनका साल प्लीज याद रखना, जो पहले वाला साल है। अब जो न्याय संहिता था सबसे पहले इसका ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमिश्नर के द्वारा, और उसके लॉ कमीशन के द्वारा चेयरमैन कौन थे, मैकुले चेयरमैन थे 1834 में। बट ये फोर्स में कब आया, 1860 में। अब जो आईपीसी में टोटल सेक्शन था 511 और टोटल 23 चैप्टर थे, बस इसको कम करके 358 सेक्शन कर दिया है, और चैप्टर कितने हो गए हैं, 20 चैप्टर हो गए हैं। अब देखो जो अभी हम सुनते थे धारा 302 के तहत मर्डर का पनिशमेंट मिलता है, ये अब चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। क्या चेंज होगा, मर्डर का क्या होगा, हत्या का पहले धारा 300 था, अब धारा 101 हो गया। पनिशमेंट का सेक्शन 302 था, पनिशमेंट फॉर मर्डर अब सेक्शन 103 हो गया। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ये सेक्शन 303 था, अब सेक्शन 104 हो गया। रेप के लिए जो सेक्शन 375 था अब 63 हो गया। पनिशमेंट फॉर रेप के लिए 376 था, अब सेक्शन 64 हो गया। डाउरी डेथ के लिए सेक्शन 304B है, ये सेक्शन 80 हो गया। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के लिए सेक्शन 370 है, ये सेक्शन 143 हो गया। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट सेक्शन 379 के जगह पे आ गया 303 सब क्लोज 2। क्या ये सब याद करना है, मुझे नहीं लगता इतना वो अंदर जाके पूछेंगे, सेक्शन बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। बट ये कुछ पूछा जा सकता है कि क्या क्या ऐड किया गया है, तो ये सेक्शन के साथ नहीं पूछा जाएगा, क्या इनमें से कौन आईपीसी में ऐड किया गया है, 3-4 पॉइंट दिया जाएगा, और या हो सकता है इनमें से कौन ऐड नहीं किया गया है, कुछ भी पूछ सकता है। बट ये लाइन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, मतलब देखो भारत के बाहर आप बैठे हुए हैं लेकिन भारत में ऑफेंस को जैसे खालिस्तान लोग करते हैं, ये सेक्शन 48 के अंदर आएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है बट डिसाइडफुल मीन से, मतलब कोई छल करके कर लिया, ठीक है ना, ये भी किसके अंदर आएगा, 69 के अंदर आएगा। जैसे किसी बच्चे को हायर किया जा रहा है बट किस लिए, कि उससे ऑफेंस करवाए, उससे शराब बिचवाए, ठीक है ना, ये किसके अंदर आएगा, ये 95 के अंदर आएगा। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 के अंदर आता है। पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 112 के अंदर आता है। कोई टेररिस्ट एक्ट है वो सेक्शन 113 के अंदर आता है। कोई एक्ट अगर इंडेंजर करता है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, ये 152 के अंदर आता है। सेक्शन 226 क्या करता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ये 226 के अंदर आता है, ठीक है ना, कि वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। छीनना जो स्नैचिंग नहीं होता है, ये 304 के अंदर आता है। तो ये बस ध्यान रख लेना कि ये सब चीज़ आईपीसी में जोड़ा गया है, नया प्रावधान है ये। और जो डिलीट क्या किया, एक अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस जो सेक्शन 377 के अंदर होता था, एडल्ट्री, ठीक है, थग्स, ये सब हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अब
सुरक्षा संहिता की बात करते हैं। इसमें पहले 531 सेक्शन और चैप्टर नंबर नहीं अभी आ गया, पहले था 484, अब 531 सेक्शन हो गया, और पहले था 37 चैप्टर, अब हो गया 34 चैप्टर। क्या क्या नया ऐड किया गया है समझिए पहले। आइडेंटिटी मतलब किसी के प्रॉपर्टी को कुर्की करना और उसका संपत्ति का पहचान करना है, ये सेक्शन 86 के अंदर आ जाएगा। सर्च को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, ठीक है, तलाशी और जब्ती का रिकॉर्डिंग करना, मतलब तलाशी कर रहे हो किसी घर का, वो रिकॉर्ड करना जरूरी है, आप गलत फ़ायदा नहीं वहाँ पे उठा सकते हो। अगला क्या है, संपत्ति का कुर्की, जब्ती या वापसी यानी अटैचमेंट, फॉरफीचर और रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके अलावा उसका देखो, पर्सन बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस अगर कोई निर्देश दे रहा है, जो निर्देश वैध है, लॉफुल है, उसको पालन करना होगा लोगों को। उसके बाद एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में लोक सेवक, विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, समझ में है। उसके अलावा इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है, ठीक है, कि तो भी जांच, परीक्षण और निर्णय लिया जा सकता है। विटनेस मतलब जो गवाह होते हैं उनसे संरक्षण को योजना है, वो सेक्शन 398 के अंदर आएगा। और कोई किसी को डेथ सेंटेंस मिल चुका है बट वो मर्सी पिटीशन लगाएगा, मृत्युदंड दया याचिका लगाएगा, वो 472 के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रायल एंड प्रोसीडिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा, ये सेक्शन 530 में आता है। अब कुछ और फीचर्स है FI, कुछ VNSS के अंदर कुछ और फीचर्स है जो मुझे लगता है याद करना, क्योंकि इससे पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस एरिया में कोई क्राइम किया है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना है, नहीं, किसी भी एरिया में FIR किया जा सकता है। सेकेंड, FIR इवन इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के द्वारा भी हो सकता है, और जो शुरुआती इंक्वायरी है, प्रारंभिक जांच होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है, वो 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कोई रेप विक्टिम है, उनका स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन या कोर्ट में नहीं हो सकता, उनके घर पे होगा, और रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स से होगा, मोबाइल फ़ोन से होगा, एक वुमेन ही करेगी, याद रखना, एक वुमेन ही करेगी। कोई अगर, अब उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई अगर मेल पर्सन है, ठीक है, 15 से छोटा है और 60 से बड़ा है, ठीक है ना, इनको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, इनके घर पे होगा। उसके अलावा कोई वुमेन, इनको भी नहीं बुलाया जा सकता, कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, इनको भी नहीं, नो पर्सन कोई एक्यूट इलनेस से है, इनको, इन सब को पुलिस स्टेशन पे स्टेटमेंट देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, समझ में आया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अगर किसी विटनेस को, ध्यान देना, कोई विटनेस है, उनको स्टेटमेंट देना है, ठीक है ना, ये सिर्फ तभी देना होगा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर के पास सिर्फ तभी देना होगा अगर वो क्राइम 10 साल से ज़्यादा का सज़ा वाला है, समझ लेना, कोई क्राइम 10 साल से ज़्यादा का सज़ा वाला है, तभी विटनेस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कहाँ पे करवाना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी के पास, समझ में आया ना। अब अरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक, चलिए, कोई अगर मान लो वृद्ध व्यक्ति, एज्ड मतलब वृद्ध, या इन्फॉर्म पर्सन मतलब अशक्त, चल वल नहीं सकता, तो अगर इनको अरेस्ट करना है और ऐसे सज़ा के लिए अरेस्ट करना है जिसमें सज़ा 3 साल से कम का होगा, समझ में आए, कोई बहुत हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया है, यानी कोई एज्ड पर्सन है या वो अशक्त पर्सन है, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कर लिया जिसमें सज़ा 3 साल से कम का है, तो बिना DSP के, DYSP के परमिशन से उनको क्या किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, इन्फ्रिजन में नहीं किया जाएगा, मतलब उनको विदाउट ऑफेंस पनिशेबल विथ लेसन, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सिंपल समझ रहे हैं ना, कि अगर उन्होंने कोई क्राइम किया भी है
बट उस क्राइम का सज़ा 3 साल से ज़्यादा का सज़ा है तो उस पर क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, बट बिना डीएसपी के से पूछे हुए, बिना डीएसपी के परमिशन से। बट 3 साल से कम का सज़ा है तो बिना डीएसपी के परमिशन से आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते। अब हर एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है, बस उनका काम हुआ कि रिकॉर्ड रखो अरेस्टेड पर्सन का और उसको डिजिटली भी शो करवाओ कि कोई भी देख सकता है, मतलब पुलिस वाले लोग। अब रिमांड की बात है, जो पुलिस रिमांड के लिए लेते हैं ना, पूछताछ करने के लिए लेते हैं, शुरुआती 15 दिन में तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या मैं बताता, शुरुआती 15 दिन तो पुलिस को रिमांड मांगा जा सकता है। क्या उस 15 दिन के बाद भी? हाँ, मांगा जा सकता है। 2 कंडीशन है। 15 दिन में जो कर लिए वो कर लिए। अब देखो, अरेस्ट के 40 दिन के अंदर भी मांगा जा सकता है अगर उसका सज़ा 10 साल से कम का वाला हो। ऐसा क्राइम उसने किया है कि उसका सज़ा 10 साल से कम का हो सकता है, मतलब कानून में उसका सज़ा कितना है, 10 साल से कम है, तो उसको शुरू के 40 दिन में उनको क्या किया जा सकता है, रिमांड में लिया जा सकता है। अगर 10 साल से ज़्यादा का सज़ा वाला है तो उसको पहले 60 दिनों में रिमांड में लिया जा सकता है। शुरू के 15 दिन में तो लिया ही जा सकता है, पहले 60 दिनों में के अंदर किसी भी वक्त लिया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीएनएस, ठीक है ना, बीएनएस और पॉक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख, जांच सूचना जब दर्ज हुआ उस होने की तारीख से 2 महीने के भीतर में, मतलब पूरा जांच हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस है और वो किसके अंदर है, भारतीय नागरिक संहिता के अंदर है, या पॉक्सो जो एक्ट है चिल्ड्रन से रिलेटेड है, चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस नहीं होता वो। तो जब जिस समय इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया 2 महीने के अंदर सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब चलिए, साक्ष्य अधिनियम है, इट हैज 170 सेक्शन है, पहले 166 हुआ करता था। ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है समझिए, ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में, चाहे कोई कोर्ट से रिलेटेड मिलिट्री कोर्ट है, सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है ना। बट ये जो आर्बिट्रेटर, मतलब जो आप मान लो यहाँ पे होता है, कहीं पे मध्यस्थता करवाई जा रही है, 2 लोगों के बीच होता है ना, दोनों एक क्राइम किया हुआ है और दोनों के बीच आपस में सुलह करवाई जा रही है, वहाँ पे एविडेंस अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या होता है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। जो एफिडेविट दिया जाता है, एफिडेविट प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब ये क्या, इस सेक्शन में एक नया चीज़ जोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड की। भाई कॉपी पे तो लिख रहा है बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी होना चाहिए। और अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको लीगल वैलिडिटी भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं यार हम पेपर वाले को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फ़ोन में जो है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं, तो फिर ऐसे डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। इनको भी फ़ोन में भी जो है उनको उसको भी उतना ही लीगल बैकिंग मिलना चाहिए। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, इसमें भी नई चीज़ आ गई, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड फ्रॉम काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट्स प्रोवाइड बाय विटनेस हु हैज सीन इट, ये सभी सेकेंडरी एविडेंस आएंगे। ठीक है। और प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी शामिल किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस को के लिए भी स्पेशल प्रोविजन है। समझ में आया, डीएनए एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सब कुछ। अब चलिए 24वां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ। ये समिट हुआ 24वां जो समिट हुआ अस्ताना में हुआ। अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है। इसमें नया मेंबर ऐड किया गया है, जिस नया मेंबर कौन है, बेलारूस। बेलारूस 10वां मेंबर बना है। अस्ताना में हुआ तो अस्ताना डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा, वही जिस चीज़ पे साइन किया जा रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। सबसे पहले कॉपरेशन प्रोग्राम किस चीज़ पे, कॉम्बैट। देखो आपने रैट्स प्रोग्राम देखा और रैट्स भी एससीओ के अंदर ही आता है। तो क्या क्या और किया गया, सबसे पहले टेररिज्म को ख़त्म करो, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाना है 2025 से 27। एंटी ड्रग स्ट्रेटजी 2024 से 29। एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाया गया 2035 टिल 2035, इसको अडॉप्ट किया गया।
एनर्जी कॉर्पोरेशन 2030 तक इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब देखो एससीओ का टूरिज्म इस बारी 2024-25 में एससीओ का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल किसको बनाया गया है? क्विंगदाओ को बनाया गया है। किंगदाओ कहाँ का शहर है? चाइना का जो इसको सांस्कृतिक शहर बनाया गया। देखो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में बनाया गया था तो उसका नाम क्या था? शंघाई 5। उसमें कौन कौन से देश थे? कजाकिस्तान। देखो टोटल कितने स्थान हैं? 5 स्थान है ना। कजाकिस्तान, फिर इधर याद रखो उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान। टोटल के ऊपर ऊपर है, फिर उज्बे है, फिर इसको तुर्क, ताजी। देखो तुर्कमेनिस्तान किसी के साथ वैसे ये थोड़ा अलग थलग रहने वाला देश है, स्विट्जरलैंड की तरह। तो आप देखो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे उसमें तुर्कमेनिस्तान आपको नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में कौन थे? ये कजाकिस्तान थे, उज्बेकिस्तान नहीं था, याद रखना शुरुआत में उज्बेकिस्तान नहीं था। ये तीनों राइट साइड वाला तीनों कजा किर्जी ताजी, कजा किर्जी ताजी, ये तीनों था राइट साइड वाला। और दूसरा मेन 2 इंपॉर्टेंट था, रसिया और चाइना था। बाद में उज्बेकिस्तान ऐड किया गया और सेक्रेटेरिएट किसको बनाया गया? बीजिंग को। किसको? बीजिंग। उन्होंने 2017 में इसको एक्सटेंड किया गया ग्रुप से। इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुआ तो कितना होगा? 6 और 2 8, इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद ईरान 9वां 2023 में आया, बेलारूस 10वां। तो सबसे नया कंट्री कौन सा हो गया? बेलारूस। रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में हमने वो वाला में भी देखा था, बस ये समझ लो है क्या रुद्रम 1 मिसाइल। ये पहला इंडिजिनसली डेवलप एयर टू सरफेस, ये मेन याद रखना है, एंटी रेडिएशन मिसाइल। इतना याद हो गया ना आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ होंगे तो डीआरडीओ ही बनाएगा। मतलब आप गलती करोगे ना यहाँ पे गलती कर सकते हो, यहाँ पे गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब फीचर इसका क्या होगा? देखो ये सब तो आराम से गेस किया जा सकता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, पैसिव होमिंग हेड, ये सब तो होगा ही होगा ना भाई। और ये क्योंकि इंडिया ने डेवलप एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये डिफरेंट एल्टीट्यूड पे काम कर सकता है, 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये न्यूज में इसीलिए आया है। एक तो मोदी जी ने बोला था इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, 78 इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। और सेकेंड, उत्तराखंड पहला स्टेट बना है कंट्री का जो यूसीसी को अडॉप्ट किया। आप बोलोगे गोवा तो पहले ही किया था ना, हमारे आज़ादी से पहले ना। ये क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले करने वाला राज्य है वो है उत्तराखंड। देखो मोदी जी ने यहाँ पे बोला था कि लॉ दैट डिवाइड आवर नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन लाता है, ऐसे कानून का कोई जगह नहीं है हमारे मॉडर्न सोसाइटी में। इसलिए सिविल कोड आना ही चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सिंपल बोलता है कि भारत में जितने सिटीजन है ना, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। मतलब जो कानून होता है ना, जैसे मैरिज, डाइवर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, क्योंकि मर्डर वगैरह के लिए तो सेम कानून है। ये नॉर्मल कानून की बात करते हैं, सिविल कानून की बात करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपसे पूछा यूसीसी किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी में दिया हुआ है। गोवा पहला है बट वो 1867 में ही। और उत्तराखंड पहला जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। यूसीसी किस लिस्ट में है? कनकरेंट लिस्ट में, याद रखना। एक 5 मेंबर कमेटी जिसका गठन किया गया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिसका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने ड्राफ्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए। उसके अलावा जो शाह बानो केस था या सायरा बानो केस, दोनों केस में, शाह बानो मामले और सायरा बानो मामले, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को क्या किया था? फेवर किया था। और बीएन राव कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की बात की थी। उसके बाद हिंदू का अपना लॉ है, तो हिंदू के लॉ में सिख, बुद्धिज्म और जैनिज्म सारे आ जाते हैं, बट मुस्लिम के लिए अपना पर्सनल लॉ है 1937 का शारिया वाला जो लॉ होता है। पारसी के लिए अपना है 1936 वाला, क्रिश्चियन के लिए अपना है 1872 में। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 55-56 में आया था सब। ठीक है, सेम इस पे भी मोदी जी ने बोला था 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम चुनाव के चक्कर में फंसे रहेंगे कि हमेशा हर कुछ दिन पे चुनाव ही होगा। बट इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और संविधान में अमेंडमेंट में करना है तो इसमें राज्य का भी अहम रोल है।
तो यहाँ पे ऐसे कानून को बदलने के लिए एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, फिर आधा 50% स्टेट का हाँ बोलना होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी टफ है पास करना, जब तक सारे पॉलिटिकल पार्टी राजी नहीं होंगे। देखो बहुत सारे कानून होते हैं ना जो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। तो ऐसे कानून को जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो रूल कर रही है वो चाहे तो आराम से पास कर देगी, बट ऐसे कानून के लिए सारे पार्टी का सहमति होना जरूरी है। तो इसलिए पहले एक कमेटी का गठन किया गया था, उनको बोला गया था कि आप बताइए कि यह सही है या नहीं। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया। चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी। इस कमेटी में और कौन कौन लोग थे पहले देख लेते हैं। सुभाष कश्यप, बहुत बड़े हिस्टोरियन। एडवोकेट हरीश साल्वे जी, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एन के सिंह, आपको पता है फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, ठीक है। उसके बाद संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी, देखो अधीर रंजन चौधरी ने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है। अब ये पैनल ने क्या रिकमेंड किया था? देखो ये पैनल ने रिकमेंड किया कि साइमल्टेनियस 7 इलेक्शन होना चाहिए, बट किसके लिए नहीं ये बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि लोकल बॉडी के लिए नहीं होना चाहिए, और इवन लोकल बॉडी का 100 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाएगा 324 से। अभी देखो 324 में आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई हंग हाउस हो गया या नो कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर से इलेक्शन करवाना होगा, तो फिर से उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो एक बारी 2029 में सब लोग मान गए, सारे इलेक्शन हो गया, बट मान लो 2030 में लोकसभा भंग हो गया, तो अगला बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2035 में हटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बोला कि जो नया लोकसभा चुनाव होगा वो सिर्फ उतने दिन के लिए आएगा जितना दिन बचा हुआ है पुराने सरकार का, सिर्फ 4 साल। समझ में आया ना? तो 2033 में सबका चुनाव होगा एक साथ। सेम स्टेट के साथ भी यही है कि अगर 2031 में किसी स्टेट का भंग हो गया तो नया जो बनेगा, नया फिर से चुनाव तो होगा बीच ही में, लेकिन नया जो चुनाव होगा वो बस 3 साल के लिए होगा। समझ में आया? यही बात कर रहे हैं। तो स्टेट असेंबली के लिए भी वही है, राज्य के लिए भी वही है। इसके लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि ये क्या बात करता है, ये ड्यूरेशन की बात करता है 5 साल। 85 वाला में डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट है, इसको में ही बदलाव। ड्यूरेशन तो हो गया डिजोल्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 356, इसमें भी बदलाव करना होगा। उसके अलावा रोपा 1951 में भी बदलाव होगा। तो लॉ कमीशन का 2 रिपोर्ट था, 170 और 255। ये भी किस चीज़ को फेवर कर रहा है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलिए, अब ये बहुत स्टूडेंट के लिए तो ये समझो रामबाण है, ठीक है ना। एक एक्ट आया किस लिए भाई? पेपर लीक्स के खिलाफ। इसमें क्या हुआ, नाम क्या है उसका? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये एक्ट बन चुका है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 5 साल तक का जेल है, ठीक है ना, और 1 करोड़ तक का फाइन है, याद रखिएगा। और ये फोर्स में आ गया 21 जून से। की प्रोविजन देख लेते हैं। देखो, अगर कोई एक आदमी क्राइम करता है तो उनको 3 साल से लेके 5 साल तक का जेल है और फाइन 10 लाख तक का। बट कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होता है एग्जामिनेशन के इवन ऑफिशियल द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, तो उसको 5 साल तक का मिनिमम जेल, मैक्सिमम 10 साल का और 1 करोड़ का फाइन। और इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है, बेल वगैरह नहीं मिलेगी। और इसके ऑफेंडर के आगे प्रॉम्प्ट और स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की बात की गई है। सारे एग्जाम इसके अंदर आ जाएंगे। सेंट्रल रिक्रूटमेंट, इंट्रांस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी, एसएससी, अब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अपना कानून बनाएगी, ठीक है। तो हर स्टेट धीरे धीरे अपना कानून बना रही है। सबसे पहले समझिए किसके द्वारा लाया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, हमें लगेगा नासा वासा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ये दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है एट टेराबाइट पर सेकेंड कैपेसिटी इन स्पेस,
ठीक है। और उसके अलावा हाइड्रोन्स की बात करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट क्या किया, फाइबर इन द स्काई और इंटरनेट बियॉन्ड द क्लाउड। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइबर इन द स्काई, फाइबर लगा रहा है, नेटवर्क फाइबर, और इंटरनेट क्लाउड के भी बाहर, ये जो टर्म यूज किया जा रहा है इसके लिए। तो सिंपल याद रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बट ये पॉइंट पहले होता है एग्जाम, पहले की तरह तो मैं सीधा बोलता कि बस यूरोपियन स्पेस एजेंसी याद कर लो, बट ये क्या है एक्चुअली, अपना सैटेलाइट नेटवर्क को डेवलप करें फॉर ए स्पेस बेस्ड इंटरनेट। अगला क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले निकालता कौन है, निकालता है ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, एक ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कार्यालय। ये रिपोर्ट निकालता है 2024 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अफेक्टेड एनिमल कौन है, राइनो। सबसे अफेक्टेड पेड़ पौधा कौन है, सिदार। सबसे, देखो यहाँ पे लिखा, गैंडे और देवदार, ठीक है, ये सबसे प्रभावित है। अब जानवर में देखो कितने हैं, राइनो सबसे ज़्यादा, राइनो हॉर्न सबसे ज़्यादा इलीगल मार्केट में बिकता है। उसके बाद पेंगोलियन का स्केल्स, आइवरी। उसके अलावा ठीक है ना, हाँ, आइवरी मतलब हाथी दांत। और अगर मानते प्लांट स्पीसीज का था, सबसे पहले देवदार, ये रिपोर्ट हर 4 साल बाद आता है, देवदार, रोजवुड और अगरवुड। समझिए एक चीज कि ये सिर्फ उन्हीं का इलीगल ट्रेड दिखाता है, उसी को रिपोर्ट में डालता है जो साइट्स के अंदर आता है, ठीक है ना। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, नॉर्मल स्पीसीज को ये नहीं दिखाता है। वर्ल्ड्स का डीपेस्ट, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, ठीक है, ये कहाँ पे मिला, याद रखिए, यहाँ पे मैक्सिको में, जिसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। तामजा क्या है, तामजा, ये मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में मिला है, मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में। और ये कहाँ पे है, युकाटन पेनिनसुला के साउथ ईस्ट कोस्ट पे, समझ लो। युकाटन जो प्रायद्वीप है ना, उसके साथ दक्षिणी पूर्वी तट पे मैक्सिको का चेतुमल खाड़ी है, वहाँ पे सबसे गहरे ब्लू होल की खोज हुई है, जिसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। ये 420 मीटर है, ठीक है, बिलो सी लेवल, जो कि ड्रैगन होल से भी, ड्रैगन होल जो साउथ चाइना सी में है ना, उससे भी गहरा है, ठीक है। तामजा जो वर्ड है ना, उसका मतलब ही होता है डीप वाटर, जो एक मायन वर्ड है ना, मायन लैंग्वेज, माया की लैंग्वेज है, उसमें इसका मतलब ही होता है गहरा पानी। एक्चुअली ये वर्टिकल सी केव होते हैं, आप इसको मरियाना ट्रेंच से मत कंपेयर करना, ये अलग चीज़ है ये, ठीक है। ये वर्टिकल केव टाइप का होता है, ये मेनली कोस्ट वाले एरिया में मिलता है। ट्रेंच तो तब होते हैं ना जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाता है, तभी ट्रेंच बनते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक, जो स्वतंत्रता सूचकांक है, ये सबसे पहले निकालता कौन है, समझिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आपको 2023 में 161 थी, बट 2024 में 159 हो गई है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। बट मार्क्स जो इंडिया का था ना, वो डिक्रीज हुआ है, जो इंडिया का मार्क्स है वो ड्रॉप किया है, ठीक है। दिस इम्प्रूव ओनली ड्यू टू द डिक्लाइन इन द रैंकिंग ऑफ अदर कंट्री। बाकी दूसरे कंट्री का रैंकिंग देखो, एक तो क्या होता है कि हम ऊपर रैंकिंग में जा रहे हैं, दो कारण से जाता है, खुद को में सुधार, या दूसरा जो टॉप में था या बीच में था वो नीचे आ गया। तो ये भारत ऊपर जो गया है वो बाकी कंट्री के नीचे के आने से, जो भारत में, मान लो भारत के रैंकिंग में जो ऊपर थे अब नीचे आ गए, भारत से नीचे आ गए, इस कारण भारत का रैंकिंग उठा है। भारत का मार्क्स तो एक्चुअली डिक्रीज ही किया है, ठीक है, 36 से हो गया 31। और इंडिया लैग बिहाइंड, इंडिया का रैंकिंग देखो, इवन ये क्वेश्चन पूछा था ना ऐसे करके कि इंडिया इवन टर्की से भी पीछे, पता नहीं रैंकिंग कैसे बनाते हैं, पाकिस्तान से पीछे और श्रीलंका से पीछे। श्रीलंका 150 है, पाकिस्तान 152 है, टर्की 158 है, भारत 159। नॉर्वे टॉप किया, ठीक है, नॉर्वे टॉप। सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल सेफ्टी देखता है। चलिए पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट देखते हैं, जनसंख्या संभावना रिपोर्ट। ये बताती है कि जो 21वीं सेंचुरी में भारत टॉप पे ही रहेगा, ऑब्वियसली आगे भी टॉप पे रहेगा।
रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट निकाला। ये 11 जुलाई को निकाल दिया जाता है। ये 11 जुलाई को कौन सा दिन है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। अगले 50 से 60 साल तक हमारे दुनिया का पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगा, उसके बाद घट सकता है। अभी भी बहुत सारे देश का घट रहा है पॉपुलेशन, लेकिन ओवरऑल पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 50 से 60 साल तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन पीक पे कब पहुंचेगा? 10.3 बिलियन पहुंचेगा पीक पे, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये 2080 तक की बात करें, बट अभी कितना है? 8.2 बिलियन है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? 73.3 ईयर्स है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इंडिया का पॉपुलेशन अभी 1.45 बिलियन है, और इंडिया का पॉपुलेशन 2060 तक कितना पहुंचेगा? 1.7 बिलियन पहुंचेगा। और इंडिया पूरे सेंचुरी में, ठीक है ना, इंडिया मोस्ट पॉपुलस पूरे सेंचुरी में, बाद में देखो क्या होता है। ठीक है। और 140 करोड़ 68% ऑफ पॉपुलेशन ना इंडिया का 15 से 64 के बीच है। आर्टिकल 244 सब क्लॉज ये देखो, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, जो जितने पार्टी के कैंडिडेट है ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया जिन जहाँ दीफू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी जो आसाम का है, यहाँ पे सब लोग आपस में ही क्या बोले कि हम लोग किस पे फोकस करेंगे कि 224A के अंदर इस एरिया को आ जाए। एक्चुअली ऐसे आने के बाद ये ऑटोनोमस स्टेट बन जाते हैं, स्टेट विद इन स्टेट बन जाते हैं, ज़्यादा पावर इनको दिया जाता है, ऑटोनॉमी इनको ज़्यादा दिया जाता है। ये एक्चुअली 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1869 में आया। ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इट अलाउ पार्लियामेंट को एक पावर देता है कि आप ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हैं, पूरे राज्य को भी बना सकते हैं या सम ऑफ द ट्राइबल एरिया को भी बना सकते हैं। और उस ट्राइबल एरिया जो 6, देखो ये सिर्फ तभी बनेगा जब वो ट्राइबल एरिया 6 शेड्यूल के अंदर है। समझ में आया ना? ये 5th शेड्यूल वाला, क्योंकि 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन है? ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 244A। देखो 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया के पास अपना काउंसिल होता है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्यों? डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के लिए भाई, क्योंकि शासन कैसा होना चाहिए? लोगों के पास पावर होना चाहिए। बट फिर भी बोला जाए तो काउंसिल के पास लिमिटेड पावर है। ठीक है। उनके पास लॉ इन्फोर्समेंट, फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये सब लिमिटेड है। तो आर्टिकल 244A क्या प्रोवाइड मोर ऑटोनोमस पावर टू द ट्राइबल एरिया। 6 शेड्यूल में भी इनको ज़्यादा पावर है, तो ज़्यादा इनको ट्राइबल एरिया में ज़्यादा पावर मिलेगा, और लॉ एंड ऑर्डर वाला इन पावर भी इनको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है? USA में 703, चाइना में 340, भारत में 67। ठीक है ना, पिछली बार से एक कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे सिटी वाइज बेंगलुरु रैंक्ड 7th है विथ 32 यूनिकॉर्न, एंड मुंबई में 19 है, 19 रैंक पे है। यूनिकॉर्न का क्या होता है? वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होना चाहिए, और अभी किसी भी पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होना चाहिए। दोनों बात, $1 बिलियन वैल्यूएशन और पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होना चाहिए, तभी ये स्टार्टअप तभी उसको यूनिकॉर्न बोलेंगे। इंडिया का रैंक एक्चुअली 3rd लार्जेस्ट है एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री में, और इंडिया का रैंक 4th है रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉल कैपेसिटी में। तीसरा रैंक है कंज्यूमिंग में, और चौथा रैंक है कितना नवीकरणीय ऊर्जा को जो स्थापित किया हुआ है ना कैपेसिटी, उसमें चौथा रैंक है। विंड एनर्जी में भी चौथा रैंक है, और सोलर एनर्जी में 5वां रैंक है। ठीक है। ये रिपोर्ट सब कोई दिक्कत नहीं कहाँ से है। अब पिछले 9 सालों में 30 गुना हो गया हमारा सोलर पावर कैपेसिटी। कितना हो गया? 75.57 गीगावाट हो गया सोलर पावर कैपेसिटी के बाद। विंड पावर इतना है, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो। ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोलर, फिर कहाँ है? लार्ज हाइड्रो। याद रखना, लार्ज हाइड्रो के पास ज़्यादा है, उसके बाद आता है विंड। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? बायोमास,
बायोमास, बायोमास के बाद कौन आता है, स्मॉल हाइड्रो, उसके बाद एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक बेहद इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना है, 197.97। इवन इसमें न्यूक्लियर वाला भी आता है। इंडिया का टोटल जो एनर्जी नीड्स है ना, उसका 44% तो हम लोग नॉन फोसिल फ्यूल से ले ही लेते हैं। इंडिया का मेन गोल क्या है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए 2030 तक। अभी कितना हो गया, ऑलमोस्ट 200 तक हो गया है, यही है ना। उसके अलावा कार्बन एमिशन इंटेंसिटी होना चाहिए कंट्री के इकोनॉमी का 45% डिक्रीज हो बाई 2030 तक, और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030, और नेट जीरो कार्बन कितना 2070 तक। स्टेशन शिव शक्ति क्या है, एक्चुअली ये चंद्रयान 3 जिस जगह पे लैंड हुआ था उसका जगह नाम है विक्रम लैंडर, जहाँ पे लैंडिंग साइट हुआ था। उसको अभी उसको क्या किया है, भारत ने तो उसी दिन बोल दिया था मोदी जी ने, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है, ठीक है। ये जो जिस जगह पे भारत का विक्रम गया था, ठीक है, वो एक्चुअली दो क्रेटर के बीच में है, मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन। मैजिनस मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच स्थित है, ठीक है। ये जो शिव शक्ति है ना, वो देखो मेल यानी शिव भगवान, फीमेल शक्ति, दोनों को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रयान 3 तो ये पता है शिव शक्ति। उसके बाद मोदी जी ने बोला था कि कितना इम्पोर्टेंट है ये नेम, भारत के हिमालय को कन्याकुमारी से कनेक्ट जहाँ तक करते हैं वहाँ तक ये इम्पोर्टेंट नेम है। चंद्रयान 2 वाले जगह का नाम था तिरंगा पॉइंट, बट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सजेस्ट किया था जवाहर पॉइंट फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 1। गगनयान मिशन है, भारत गगन में जा रहा है, तो उसके लिए 4 लोगों का नाम चयनित किया गया है। चारों विंग कमांडर है या ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के। नाम है उनका बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इसमें दोनों मैंड मिशन भी है और अनमैंड मिशन भी है। कहाँ पे जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट याद नहीं रखना है। ये गगनयान मिशन है, टेस्ट फ्लाइट टू चेक द रेडीनेस। पहले एक अनमैंड मिशन छोड़ा गया, 2000 छोड़ा जाएगा 24 के अंदर लास्ट तक। एक ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा, एक हम बोल सकते हैं रोबोट को, टेस्ट करने के लिए। और कौन सा रॉकेट यूज कर रहा है, LVM3, क्लियर। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है नीतीश डिवाइड। ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म इसका क्या है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है ना। और ये क्या किसके साथ डेवलप किया है, IIT पटना के साथ। ये एक अलर्टिंग डिवाइस है, मतलब सिंपल समझो ना, डिजास्टर आने के 30 मिनट पहले बता देगा, सिंपल, ठीक है। थंडरस्टॉर्म, एक्सट्रीम हीट, कोल्ड वेव, फ्लड, सब कुछ बता देगा। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेम किया है और इसका नीतीश नाम रखा है। पेंडेंट शेप डिवाइस है, हिंदी वर्जन है लेड लास्ट एंड पावरफुल लाइफ प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द बॉडी। एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट है अगला टॉपिक। ये रिपोर्ट एक्चुअली ऑक्सफैम निकालता है। इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट जारी कहाँ किया गया है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है, आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है दावोस में, वहाँ पे जारी किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, असमानता, उसमें कई पॉइंट पे जिक्र किया गया है कि पूरी दुनिया में असमानता जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो दुनिया के 5 रिचेस्ट पीपल है, उनका जो कंबाइंड वेल्थ पिछले 13 साल में 2 गुना हो चुका है, जो कि पिछले 4 साल के जीडीपी ग्रोथ, जो बड़े कंट्री के जीडीपी ग्रोथ से भी ज़्यादा है। उसके अलावा ग्लोबल नॉर्थ है, उसका टोटल पॉपुलेशन बस 21% है, बस उनके पास पैसा 69% है वेल्थ। उसके बाद वर्ल्ड की बिलियनियर जो लोग हैं, उनका 74% वेल्थ तो ग्लोबल नॉर्थ से आता है। और जिस तरह से हम लोग पॉवर्टी को इराडिकेट करें, पॉवर्टी इराडिकेशन में लगभग
229 साल लग सकते हैं। देखो ये एक पल पहले समझो, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, ये इंडिया से रिलेटेड है। देखो ये वैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी निकालती है, बट इसका इंडिया वाला वर्जन कौन निकालता है? नीति आयोग। और ये तो एक इंडेक्स था, ये बस एक डिस्कशन पेपर था, ध्यान देना है, ये कोई रिपोर्ट नहीं, एक डिस्कशन पेपर है। डिस्कशन पेपर जारी किया गया था जनवरी 2024 को। तो पहले हम रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये 12 पॉइंट का रिपोर्ट होता है, मतलब 12 टॉपिक होते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले ये निकालता नीति आयोग है, सेकेंड एडिशन निकाला 2023 में। और ये रिपोर्ट जो निकाला जाता है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो निकाला जाता है ना, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 निकाला जा चुका है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट निकलता है। डायमेंशन क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अलावा और बहुत चीज़ें। यहाँ पे बोला कि जो पोवर्टी है ना, उसके हेड काउंट रेशियो में बहुत डिक्रीमेंट हुआ है, कि पोवर्टी 2015-16 में कितना था? 24.85% था, अब 14.96% हो चुका है 2019-21 के आसपास। लगभग 13.5 करोड़ पीपल पिछले कुछ सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए। 2015-16 से लेके 19-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। ग्रामीण एरिया की बात करें तो पॉवर्टी में डिक्लाइन कितना हुआ? 32.59 से 19.28 हो गया। शहरी में भी गरीबी में गिरावट हो। तो ये सारा डेटा क्या याद रखना? नहीं, सारा डेटा याद नहीं रखना, कुछ याद रहे। नेशनल नीति आयोग याद रहा जाए, ये डेटा सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। ये एक डेटा याद रख सकते हो तो काफ़ी है। उसके अलावा मेन ये रैंकिंग, राज्य का रैंकिंग याद करो, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसका पॉइंट कितना था? पहले 0.177 था, अब कितना हो गया? 0.066। मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, वैल्यू में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सारे जो 12 इंडिकेटर मैंने आपको 12 था ना, 12 टॉपिक है इसमें, इस सब में रिडक्शन हुआ है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला देखो, अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब उसका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे कम शेयर किसका है? केरला का शेयर है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, हाईएस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे? बिहार में, फिर झारखंड में, फिर यूपी में, फिर मेघालय में, फिर मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहाँ पे हुआ? कमी कौन राज्य सबसे अच्छा काम किया? यूपी सबसे अच्छा, सेकंड पे बिहार, थर्ड पे मध्य प्रदेश, 4 उड़ीसा, 5 राजस्थान। बिहार में फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ इन एमपीआई वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म में। सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहाँ हुआ? बिहार में। बट प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूपी में, एब्सोल्यूट टर्म में तो बिहार में, बट प्रोपोर्शन की बात करें तो यूपी में। अब ये जो पेपर है डिस्कशन पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि ये डिस्कशन पेपर से नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये बता रहा है कि ये दोनों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से डेटा उठाया है। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रख सकता है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन यूपी में हुआ, फिर बिहार में, फिर एमपी में, ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट टॉपिक है चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। ये 2017-18 के बजट में आया था। 2017-18 के बजट में एक केस आया है, केस है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम 5 जज की बेंच होती है, इसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को किसके खिलाफ बोला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वोटर्स के खिलाफ है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इसलिए इसको क्या करते हैं? हम नल एंड वॉइड करार देते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के भी खिलाफ है। ठीक है ना? ये एक्चुअली बियरर इंस्ट्रूमेंट होता था, प्रोमिसरी नोट की तरह, और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता था। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या बॉडी इस बॉन्ड को परचेज कर लेता था। तो बॉन्ड को जो परचेज करेगा ना, बॉन्ड का प्राइस ये हो सकता था 1000, 10,000, 1 लाख, ये सब होता था। तो ये आपको एसबीआई में मिलता था,
इसमें जो आदमी पे किया उसका कोई नाम नहीं लिखा जा रहा है। इसका 15 दिन, मतलब आप बॉन्ड खरीदे, पैसा जमा किए, वो पैसा सीधे कहाँ जाएगा, जिस आपने जोन से पार्टी को देना चाहा उस पार्टी के पास वो चला जाएगा। वॉज डोनेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर, मतलब जो रोपा के अंदर जो पार्टी रजिस्टर्ड है उसी को मिलेगा। बॉन्ड मतलब ये जनवरी, हर दिन नहीं मिलता, जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में ये 10 दिन मिलता था हर महीने में। इसके अलावा चुनाव के समय में एडिशनल 30 दिन मिलता था। देखो एक मीटिंग होता है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना, ये समरकंद में हुआ। एक CMS COP14 हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है जगह, और ये जैसे BPSC में ना पहले एग्जाम होता तो जगह ही पूछता, बट अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछेगा। पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता था, जगह। समरकंद उज्बेकिस्तान में, ये क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज पे, कि जो स्पेसीज नहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसका कंजर्वेशन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे एरिया में गया तो उसको मार दो, नहीं, ठीक है। अब इसका स्लोगन क्या है, नेचर नोज नो बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सही है, ठीक है। तो इसमें वही इंटरनेशनल मीटिंग होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर मिलते हैं, बहुत सब कुछ। ये ट्राई एनियल होता है, मतलब हर 3 साल पे होता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत, और CMS को एक और नाम से जाना जाता है, बोन कन्वेंशन। बट ये फोर्स में कब आया, 1983 में। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया, इसको यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, देखो, इंडिया ने साइन किया है, याद रखना, साइन किया है, जो नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है ना, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको साइन किया है। बट लीगली बाइंडिंग जो एग्रीमेंट है ना, जो एग्रीमेंट भारत को बाइंड करते उसको भारत ने साइन नहीं किया है। इसमें 2 इंडेक्स है। इंडेक्स 1 क्या करता है, अपेंडिक्स 1 क्या करता है, थ्रेटेंड माइग्रेट स्पेसीज, मतलब ऐसे स्पेसीज की बात करते हैं जो संकटग्रस्त है। अपेंडिक्स 2 क्या कहता है, ऐसे स्पेसीज जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एरिया में, भारत में वो क्या है, थ्रेटेंड है, लेकिन श्रीलंका में या बांग्लादेश में वो थ्रेटन नहीं है। तो भारत से बांग्लादेश में कोई बर्ड जाता है तो उसका प्रोटेक्शन जरूरी है ना, तो इसकी बात करते हैं। इंडिया ने होस्ट किया था COP13, 14 अभी हो रहा है ना, COP13 इंडिया ने होस्ट किया था, जो कि गांधीनगर में हुआ था 2020 में। हर 3 साल पे होता है, इस पर थोड़ा डिले हो रहा है। COP14 का आउटकम क्या क्या आया है, बहुत सारे आउटकम आए हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड, CMS अपेंडिक्स अमेंडेड विथ इंक्लूड 14 एडिशनल स्पेसीज को इंक्लूड किया गया है। न्यू कंसर्टेड एक्शन एक्सटेंडेड फॉर 6 न्यू स्पेसीज, ये सब याद नहीं करना है, बट याद रखना CMS COP15 कब होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है, ठीक। एग्रीमेंट ऑन इनिशिएटिव फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे व्हिच कोऑर्डिनेटिंग यूनिट विल बी एस्टैब्लिशिंग इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिसका एक जो एक स्पेसीज है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका कोऑर्डिनेटिंग यूनिट कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, इंडिया में। ये इनसैट 3DS सैटेलाइट है, 3DS सैटेलाइट है। ये किसने लॉन्च किया, सबसे पहले इसरो और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दोनों ने मिलकर, ध्यान देना, इसरो और IMD। क्योंकि मेनली ये जो मिशन है ना, ये 3rd जनरेशनल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जिसको फुल्ली फंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। मेन ये याद रखना है। तो ऑब्वियसली मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेगा, मॉनिटरिंग, लैंड का मॉनिटर करेगा, ओशन सरफेस का वेदर फोरकास्टिंग करेगा, यही चीज़ याद रखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये सब याद नहीं रखना है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है द कंप्लीशन ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडियन जीनोम, ठीक है ना, कि जीनोम का एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवांशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है,
ठीक है, जिसमें जेनेटिक मेकअप बनाया जाता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जेनेटिक मेकअप डिटरमाइन किया जाता है, बताया जाता है क्या होगा, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। ह्यूमन जीनोम जो होता है ना वो डीएनए से बना होता है, और ये 10,000 इंडियन जीनोम का सीक्वेंस किया जाता है। इट इज़ कंस्टोरियम ऑफ 20 नेशनल इंस्टीट्यूट का कंस्टोरियम है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कौन है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का? इसमें मतलब ये एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है, इसमें 20 नेशनल इंस्टीट्यूट है, और इसका सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है सेंटर ऑफ फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु। इसको अनाउंस किया गया था 2020 में। इसके अलावा एक डेटा सेट जिसका स्टोरेज है 8 पेटाबाइट, कहाँ पे स्टोर किया गया है? फरीदाबाद में। ठीक है, सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग जो डेवलप किया गया था फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा 1977 में, और उसके अलावा 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसको कंप्लीट किया गया 2003 में। CSIR ने सबसे पहले ह्यूमन जीनोम बनाया था, कंप्लीट किया था 2009 में। मोट जो आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होता उसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये इसको कोई स्टैचुटरी बैकिंग नहीं मिलती कि ये कोई कानून बन जाता है, नहीं। देखो होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया 18वां लोकसभा कि ये 18वां लोकसभा 7 फेज में होगा, और एंड आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस होता है डेट का, तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। मतलब एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट को फॉलो करना होगा अपने कैंपेन और पोलिंग के समय। ठीक है, सबसे पहले समझिए 1960 में, सबसे पहले 1960 में एक स्मॉल सेट ऑफ डू एंड डोंट बनाया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे शुरू में कब हुआ? केरला में। उसके बाद 1991 में द कोड को कंसोलिडेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद एमसीसी को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को 2001 में एक केस था हरवंश सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन, क्या नाम है उसका? हरवंश सिंह जलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें से जो एमसीसी मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को जुडिशियल रिकॉग्निशन मिल गया। ठीक है, और ये कहाँ का ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स देख लेते हैं। ये लोकसभा में काम करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में और बाय इलेक्शन में भी। ये ओपिनियन और एग्जिट पोल को भी रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। कोई स्टैचुटरी बैकिंग नहीं, कोई कानून नहीं है इससे रिलेटेड। उसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, उनका रिकमेंडेशन था कि भाई इसको लीगली बाइंडिंग कर दो, मतलब स्टैचुटरी बैकिंग दे दो, बट अभी तक इसको नहीं दिया गया है। भारतीय इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकाला समझ लेते हैं। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर निकाला है। ये एक्चुअली 3rd एडिशन है। तो ये रिपोर्ट पूरी दुनिया का निकाला होगा, उसमें जो ये न्यूज आर्टिकल है वो सिर्फ भारत से रिलेटेड है कि 82% जो वर्कफोर्स इंगेज है ना भारत में, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और 90% जो एम्प्लॉयड है ना वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसके अलावा जो 62% जो अनस्किल्ड कैजुअल एग्रीकल्चर वर्कर है और 70% जो वर्कर है कंस्ट्रक्शनल सेक्टर में, उनको जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिलता है, ये याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये डेटा बस एक बार ध्यान रख लेना, मुझे नहीं लगता कि ये इतना अंदर जाएगा डेटा से, लेकिन 2-3 बार पूछे हुआ है बीपीएससी में इतना अंदर डेटा को जाके। सबसे ज़्यादा पुअर एम्प्लॉयमेंट आउटकम सबसे ज़्यादा बिहार में, सेकेंड यूपी में, थर्ड है उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव माइग्रेशन रेट ऑफ अराउंड 40% हो जाएगा 2030 में। भारत में माइग्रेशन रेट 40% हो जाएगा और अर्बन पॉपुलेशन 607 मिलियन पहुंच जाएगा। और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है ना वो हाई एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, वहाँ पे ज़्यादा जॉब मिलता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, देखो जो एजुकेटेड यूथ है ना वहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो लोग छोटे काम करते नहीं हैं, उनको चाहिए कि भाई जो स्किल्स उन्हें हासिल किया है, जो पढ़ाई उन्हें की है वो उस हिसाब से ढूंढते हैं, इसलिए वो नहीं काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है हायर इन फीमेल देन मेल यूथ। ठीक है ना,
मतलब वुमेन ज़्यादा काम नहीं करती है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। ओनली 4% यूथ हैविंग एक्सेस ऑफ फॉर्मल वोकेशनल, भारत के सिर्फ 4% यूथ को फॉर्मल, वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता है। ये बहुत डिस्प्यूटेड एक है, और एक थोड़ी सी भारत की ये गलती है उस समय की गवर्नमेंट की। ये क्या है, कच्चा थीवू द्वीप विवाद, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने स्पीच में इसका जिक्र किया है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो ये बना कब था, वोल्केनिक इरप्शन से बना था 14वीं शताब्दी में। ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे रहते नहीं है लोग। और ये इंडियन जो कोस्ट है ना उससे 33 किलोमीटर दूर है रामेश्वरम से, और 22 किलोमीटर दूर है साउथ श्रीलंका के डेल्फ आइलैंड से। मतलब श्रीलंका के डेल्फ आइलैंड है उससे 22 किलोमीटर दूर है, भारत के रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक चर्च है, सेंट एंथनी चर्च यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली ये हुआ क्या था, भारत में रामेश्वरम में एक किंगडम रहते थे, रामनंद किंगडम, उनके द्वारा ओन किया जाता था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना लिया। बट दिक्कत यहाँ पे हो गया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को किसको दे दिया, श्रीलंका को दिया, अंडर इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट 1974 में। बाद में इवन उस एरिया में जो फिशिंग राइट था ना, भारत को उस 1974 से 1976 तक फिशिंग राइट था कि उस एरिया में जाके फिश मार सकते हैं, बट फिशिंग राइट को भी छोड़ दिया 1976 में, ठीक है ना। सेंट एंथनी कंसिडर एज ए पैट्रोन संत ऑफ फिशरमैन, ही वॉज बोर्न इन लिस्बन। जो सेंट एंथनी थे ना वो फिशरमैन लोगों के लिए क्या है, पैट्रोन संत है, मतलब बहुत उनको बहुत मानते हैं वो फिशरमैन लोग, अपने मतलब ऐसा बोल सकते हैं महापुरुष मानते हैं, संरक्षक संत मानते हैं कि वही संरक्षण करते हैं इन लोगों का। उसके बाद इंडिया एआई मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है। अगले 5 साल के लिए यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ अप्रूव किया गया है। एम क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बनाना है, एआई को प्रमोट करना है, इनोवेट इनकरेज, ये सब पॉइंट। विजन देखिए, विजन याद करिए, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। ये कितना अच्छा पॉइंट है, तो ये याद रखना है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इंडिया एआई, ध्यान देना है, ये इंडिया एआई एक और इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है। देखो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है ना, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है जिसका नाम है इंडिया एआई। तो अब मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजेंसी पूछा जाए तो इंडिया एआई। कंपोनेंट वगैरह याद नहीं रखने देना है, वही थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके बाद एआई मार्केट प्लेस वगैरह सब। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर विल अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाना है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि इसको नहीं याद रखो। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये नीति आयोग निकालती है, ये 4था एडिशन है। मोटो क्या है, टुवर्ड्स विकसित भारत होना चाहिए, ठीक है। फिर भी याद करो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे देखो भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास, ठीक है। और ये रिलीज किया नीति आयोग, और किसके हेल्प से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेल्प से, यूएनडीपी के हेल्प से। पहली बार 2018 में ये रिलीज किया गया। शुरुआती में कितने गोल थे, 16 गोल थे, 17 गोल नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे समझो कुछ रैंक बस हम याद कर लेते हैं, ज़्यादा रैंक वैंक नहीं याद करना है। उत्तराखंड और केरला ये टॉप, जिसका रैंक है, स्कोर है 79 आउट ऑफ 100। चंडीगढ़ पूरे केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूटी में टॉप करता है। उसके बाद बॉटम की बात करें तो सबसे बॉटम में बिहार है, सेकंड बॉटम में झारखंड है। यूटी में सबसे नीचे कौन है, लद्दाख। तो लद्दाख का भी पॉइंट हमसे ज़्यादा है बिहार से,
ज़्यादा। टॉप गेनर की बात करते हो, सबसे ज़्यादा गेन किसने किया? यूपी ने, फिर जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड और सिक्किम ने। 32 स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट लेता है, सॉरी टोटल कितना, 28 और 9, 28 और 8, 36, 36 लेता है। तो इसमें से 32 तो फ्रंट रनर है, पता है, फ्रंट रनर है। और सिर्फ 4 ऐसे हैं जो परफॉर्मर की कैटेगरी में है, जिसका पॉइंट 50 से 64 के बीच आता है। उसमें सबसे नीचे है बिहार, फिर झारखंड, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। कोई भी स्टेट और यूटी न एस्पायरेंट के कैटेगरी में, एस्पायरेंट का मतलब जिसका 0 से 49 के बीच नंबर हो, और ना कोई अचीवर में, क्योंकि टॉपर का ही 79 है। अगर एस डी जी 1 है उसमें बेस्ट परफॉर्मर है तमिलनाडु, एस डी जी 2 में बेस्ट परफॉर्मर है केरला, बट दोनों में बॉटम में कौन है? बिहार। अगला क्या है? बिम्स्टेक, फुल फॉर्म याद रखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये 5वां बिम्स्टेक हुआ था 2022 में, ठीक है ना। और इसीलिए अभी क्या आया है? 5th बिम्स्टेक समिट, जो कि श्रीलंका में आया है इन मार्च, श्रीलंका इन मार्च 2020 नाउ केम इनटू फोर्स। जो कॉरपोरेशन, जो चार्टर साइन किया गया, वो फोर्स में कब आया है? 2024 में, ठीक है। कौन कौन देश है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। आपको लगा भूटान और नेपाल तो बांग्लादेश से जुड़ता नहीं है, फिर भी ये दोनों है। श्रीलंका तो है ही, म्यांमार और थाईलैंड। शुरुआत में इसका नाम था वेस्ट ईसी, बाद में म्यांमार ज्वाइन हुआ, फिर बाद में भूटान और नेपाल भी ज्वाइन हुआ। ये 1997 में फोर्स में आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। किसके डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका जो टोटल पॉपुलेशन है 1.8 बिलियन है, जो 22% है पूरी दुनिया का पॉपुलेशन का, और जीडीपी है 4.5% पूरे दुनिया का पॉपुलेशन का, जीडीपी का। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे है? ढाका में है, 2014 में बना था। सेक्रेटरी जनरल है इंद्रमणि पांडे जी। देखो, इजराइल और हमास बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले 3 ऑपरेशन समझते हैं। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, ठीक है ना। अल अक्सा जो एक मॉस्क है, आपको मिलेगा जेरूसलम में, वो मॉस्क है। वो दुनिया का 3rd सबसे पवित्र मॉस्क है मुस्लिम के लिए। सबसे पहले है मक्का, फिर मदीना, फिर अल अक्सा। तो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे 7 अक्टूबर को, सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को ही, ठीक है ना, 1 साल होने वाला है इसका। किस ऑपरेशन के थ्रू? ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। इजराइल ने उसका रिवर्ट बैक किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के थ्रू, ठीक है। अब एक ऑपरेशन किसका है? भारत का है। उन्होंने इजराइल से अपने लोगों को उठाए थे, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय, ठीक है ना। इवैक्यूएट किया था सिटीजन को फ्रॉम इजराइल, ठीक है। अब हमास जो है, या उसको क्या बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। इसको 1987 में बनाया गया था गाजा में, ठीक है। और किसके द्वारा? एक्टिविस्ट थे अहमद यासीन के द्वारा बनाया गया था। जब बनाया गया था तो अहमद यासीन के द्वारा। एक रफा क्रॉसिंग आप लोगों ने जरूर न्यूज़ में सुना। रफा क्रॉसिंग एक्चुअली गाजा के साउथ और इजिप्ट के नॉर्थ वाला जो जगह है ना, कि क्योंकि ये इजराइल जो है, गाजा है, वो किस किस से बॉर्डर बनाता है? सिर्फ 2 देशों से बॉर्डर बनाता है, एक इजराइल से और एक इजिप्ट से, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट इन मेडिटेरेनियन कोस्ट। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला आपने सुना है ना, जहाँ से गुजरता है, सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट लेफ्ट साइड से गुजरता है हमारा स्वेज कैनाल। अल अस्का मॉक्स की बात करते हैं, ये जेरूसलम में आपको मिलेगा। और ये 3rd होलीएस्ट साइट है किसके लिए? इस्लाम के लिए। पहला है मक्का, सेकंड है मदीना। देखो, अब कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टाइम लाइन हम इजराइल से रिलेटेड। सबसे पहले इजराइल 1948 में इंडिपेंडेंट बना था, और उसके बाद बहुत सारे लड़ाई लड़ा था। सबसे पहले अरब इजरायली वॉर 1968 में, 48 में। स्वेज क्राइसिस हुआ था 1956 में। उसके बाद 6 डे वॉर हुआ था 1967 में। उसमें इजराइल ने क्या किया था? वेस्ट बैंक में कंट्रोल कर लिया था, गाजा स्ट्रिप पे कंट्रोल कर लिया था, ईस्ट जेरूसलम पे, गोलन हाइट है वैसे किसका? यूएन किसका मानता है? सीरिया का। सिनाई पेनिनसुला किसका है? इजिप्ट का। इन सब पे कंट्रोल कर लिया था इजराइल ने, ठीक है ना। उसके बाद
एक और वॉर हुआ था जिसका नाम है योम किपुर वॉर, ये 1973 में हुआ था, जिसको हम रामादन वॉर भी बोलते हैं और अक्टूबर वॉर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या किया, देखो जो चीज़ इजिप्ट और सीरिया से छीन लिया था इजराइल, ये इजिप्ट और सीरिया उसको फिर से छीनने का कोशिश किया, भाई मेरा है तो फिर से, मतलब इजिप्ट ट्राई किया कि सिनाई पेनिनसुला छीन ले, सीरिया कोशिश किया कि हम गोलन हाइट छीन लें। तो अब एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी किसके 1978 में, जिसको कैंप डेविड एकॉर्ड बोलते हैं, इजराइल और इजिप्ट के बीच हुआ, और इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला किसको दे दिया, इजिप्ट को दे दिया। बट अभी तक वो वाला सीरिया वाला गोलन हाइट नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया, याद रखना गोलन हाइट पे अभी भी कंट्रोल किसका है, सीरिया का, अभी उसका इजराइल का। सिनाई पेनिनसुला उसने दे दिया, इजिप्ट को लौटा दिया। ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन पे फोकस किया गया। इंडिया भी किसके फेवर में, टू स्टेट सॉल्यूशन के, दो देश होना चाहिए, इजराइल और पैलेस्टीन। उसके अलावा अक्टूबर 26 को 1994 में इजराइल और जॉर्डन ने भी एक पीस ट्रीटी साइन कर लिया। उसके बाद है इंटिफादा, ठीक है ना, क्या इंतिफादा, ये एक्चुअली है क्या, देखो इसका क्या मतलब है, इंतिफादा का मतलब होता है पीरियड्स ऑफ इंटेंस पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल, मतलब पैलेस्टीन के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते इजराइल के खिलाफ। तो पहला कब हुआ था 1987 से 90, सेकेंड कब हुआ था 2000 से 2005 के बीच। 2017 में यूएसए ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया जेरूसलेम को कैपिटल किसका, इजराइल का। और अब्राहम एकॉर्ड क्या है, एक पीस एकॉर्ड है बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं राम मंदिर के बारे में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। देखो राम मंदिर, इजराइल वाला इशू, इस सब पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो थोड़ा सा डिटेल में एडुटेरिया में दिया हुआ है ये सारे पॉइंट, तो ये बहुत सही है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद, बाबरी जो मॉस्क बनाया गया था मुगल कमांडर मीर बकी के अंदर, 1528 में, ठीक है। उसके बाद 1859 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने इस साइट को दो सेपरेट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया और बोला कि मुस्लिम इनसाइड अंदर में क्या करेंगे, अपना नमाज पढ़ेंगे, और हिंदू क्या करेंगे, बाहर कोर्टयार्ड में अपना पूजा करेंगे। मतलब कि 1859 में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1862 से 63 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंगम ने सर्वे किया अयोध्या का। फिर 1949 में गवर्नमेंट ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। समझते हैं, ध्यान से एक एक स्टेप समझना। पहले क्या हुआ, मीर बकी ने बना दिया, 1859 में दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद कनिंगम को बुलाया कि आप सर्वे करो इसका। 1949 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, ठीक है ना, इसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया गया। 76-77 में बीवी लाल जी पहली बार एक्सकवेशन किए, आज़ादी के बाद पहली बार। 1992 में क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 में मॉस्क को गिरा दिया गया, ठीक है ना, और हिंदू मुस्लिम राइट स्टार्ट हो गया। उसके बाद 16 दिसंबर को जब मॉस्क गिराया गया, उसके 10 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था लिब्राहन कमेटी। ये मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कीजिए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू और मुस्लिम में आधा आधा इस डिस्प्यूटेड साइट को बांट दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन आया 9 नवंबर 2019 को कि ये पार्ट किनको दिया जाता है, हिंदू को दिया जाता है, ये हैंडेड ओवर टू ए ट्रस्ट टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल, और एक अलग जगह पे एक लैंड दिया जाएगा अयोध्या में ही मुस्लिम ग्रुप को। तो एक ट्रस्ट बनाएगा जिसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके सेक्रेटरी बने थे चंपत राय और चेयरमैन बने थे महानंद नृत्य गोपाल दास जी। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज फैसला दिए थे वो 5 जज के बेंच का जजमेंट था, जिसमें रंजन गोगोई साहब, जस्टिस एस बोरवे, उसके बाद चंद्रचूड़ जी, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। प्राइम मिनिस्टर जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला था इस टेम्पल का, ठीक है। टेम्पल बन के तैयार हो गया था। इस दिन क्या हुआ था, प्रतिष्ठान। फीचर्स क्या क्या है, ये किस स्टाइल का है, सबसे पहले नागर स्टाइल का है। 3 स्टाइल होता है टेम्पल का, नागर, द्रविड़ और वेसर स्टाइल, उसमें से नागर स्टाइल का है। इसको डिजाइन किया गया था चंद्रकांत वी सोमपुरा के द्वारा, उनके 2 बेटे भी साथ थे, निखिल और आशीष। बनाया गया था L&T कंपनी जो है, L&T लार्सन एंड टूब्रो, उसके द्वारा। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसमें इस जो टेम्पल है ना, इसमें 5 मंडप है। नाम क्या क्या मंडप का, नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। उसके बाद
टेम्पल में 3 स्टोरी है और सब फ्लोर 20 फीट का है, याद रखिएगा, ये सब याद में रखने की जरूरत नहीं है। आयरन और स्टील का कोई यूज ही नहीं हुआ है, आयरन और स्टील का कोई यूज नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेन जगह है, मेन में मूर्ति जो लगी है वो बालक राम की, भगवान राम के बच्चे की मूर्ति लगी है, उनके चाइल्डहुड की मूर्ति लगी है यहाँ पे। उसके अलावा 4 कॉर्नर पे 4 टेम्पल है, एक सूर्य देव को, भगवती देवी जी को, लॉर्डेज गणेशा और लॉर्ड शिव को समर्पित है। उसके अलावा नदन आर्म पे टेम्पल आपको माँ अन्नपूर्णा और सदन आर्म पे टेम्पल मिल जाएंगे हनुमान जी के, अन्नपूर्णा और हनुमान जी के। बाकी कुछ प्रोपोज टेम्पल है जो कि एक महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या, इन सब का भी टेम्पल प्रोपोज है, उसमें बनेगा। ठीक है, मतलब ये टेम्पल सब बना नहीं है। उसके बाद देखो जो आइडल्स है ना वो बनाया गया था अर्जुन योगीराज जी के द्वारा, ठीक है ना, और ये अर्जुन योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। अब आगे जो 5 लोग जिनको भारत रत्न दिया गया उनके बारे में है, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा और एम एस स्वामीनाथन, इन 5 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इन 5 को, ठीक है, सबसे पहले इनके 100वें एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी दे रहे हैं। अब देखो 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था पित्रौंजिया विलेज में। पित्रौंजिया विलेज का नाम अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया, ये समस्तीपुर में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1988 में। इनको जननायक भी बोला जाता है और ये सोशल जस्टिस के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। एज ए सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट थे। ये ताजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से चुना के आए थे 1952 में। उसके बाद यहाँ तक 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के। कब कब? एक 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971, कम कम दिन के लिए बने थे, लगभग दो, ये पहली बार 1 साल के लिए, 1 साल से भी कम के लिए, 6 महीने के लिए, और दूसरी बार 2 साल के लिए। पहली बार जब बने थे तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये पूछ सकता है कि पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बने थे किस पार्टी से बिलोंग करते थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। दूसरी बार बने थे लगभग 2 साल के लिए तो जनता पार्टी से बने थे। उसके बाद फॉर ए शॉर्ट पीरियड के लिए एमपी भी बने थे 1977 में, ठीक है। उसके बाद 1967 से लेकर 68 के बीच में लगभग 1 साल के लिए बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। और इन्होंने ही, ध्यान देना, इन्होंने ही जो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के एग्जाम से इंग्लिश का कंपलसरी हटाना हुआ, इन्होंने ही हटाना था। इन्होंने ही कंप्लीट बैन किया था अल्कोहल का बिहार में 1970 में। उसके अलावा कर्पूरी ठाकुर प्लान था, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें कि 26% रिजर्वेशन ओबीसी को, उसके बाद 12% इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को, ठीक है। मतलब ये बस याद रखना कि उन्होंने भी रिजर्वेशन फॉर्मूला किया था, बट ये याद रखना कोई सही नहीं है क्योंकि ये थोड़ी अभी लागू होता है, तो पूछा जाएगा। अब भारत रत्न के बारे में एक बार में ही डिस्कस करें, फिर 5 में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, ये 1954 में, 2 जनवरी 1954 में सबसे पहले ये फॉर्म में आया था, स्थापना किया गया था इस अवार्ड का। हर साल मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता था, इस बार लेकिन 5 लोगों को दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, याद रखें, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है। उसके बाद किसी भी क्षेत्र में कोई असाधारण सेवा करो या उच्चतम स्तर का के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले 1954 में किन लोगों को दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी और सी वी रमन। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49 व्यक्ति है, ठीक है, 49। अब चलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो 49, तो ये 50वें मेंबर होंगे। इनको भारत रत्न, इनका जन्म हुआ था कराची में। इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। कराची में जन्म हुआ था। उसके बाद 1942 में आरएसएस ज्वाइन किए और बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर थे 1980 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1960 में जन्म हुआ था, 1927 में, 1960 में ऑर्गेनाइजर्स के साथ असिस्टेंट एडिशन में काम किया। स्टार्ट वर्किंग एज ए असिस्टेंट एडिशन इन 1960 विद ऑर्गेनाइजर। उसके अलावा ये सिनेमा में कॉलम लिखते थे अपने पेन का नाम क्या था? इनका नेत्र था। उसके अलावा इमरजेंसी के समय में इनको बेंगलुरु में अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने किताब लिखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीपल बेट्राड, ठीक है, द पीपल बेट्राड। उसके बाद उनकी ऑटोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। रथ यात्रा उन्होंने शुरू किया था सोमनाथ से अयोध्या, ठीक है, और टू गेट सपोर्ट फॉर राम टेम्पल। और यात्रा कब बिगिन हुआ? 1990 में। बट इनको अरेस्ट कहाँ पे कर लिया गया? समस्तीपुर में अरेस्ट इनको कर लिया गया। याद रखना किन जगह पे अरेस्ट किया? समस्तीपुर में। इसके बावजूद भी
रथ यात्रा इंटर किया अयोध्या में और डेमोलेशन किया बाबरी मस्जिद का। इनके कुछ और यात्रा है बहुत फेमस, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा। पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 1967 से 70 के बीच ये चेयरमैन बने थे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के। बाद में जनसंघ के सीट पे ये राज्यसभा चुने गए थे। उसके बाद भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट चुने गए 1972 में और बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे 1986 में। जनता पार्टी सरकार 1977 में आई थी, तब वो मिनिस्टर बने थे, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके अलावा ये राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस भी चुने गए थे। नाइन्थ लोकसभा में पहली बार इनको इलेक्ट किया गया था। 1989 में न्यू दिल्ली सीट से जीते थे। याद रख लेना कि 7 बार लोकसभा के सीट पे चुने गए, एक बारी न्यू दिल्ली से और 6 बारी गांधीनगर सीट पे। 4 बार राज्यसभा के मेंबर बने हैं। 7वां डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2002 से 4 के बीच। होम मिनिस्टर बने थे 1998 से 2004 के बीच और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे 2009 में। तो ये सब इनके बारे में है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, इनका जन्म मेरठ में, 91 पर्सन है जिनको भारत रत्न मिल रहा है। ठीक है, देखो, और इन पांचों लोग में सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जिंदा है, बाकी सारे लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। इनको भारत रत्न मिला। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे कब? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब सरकार हुई थी 1946 में, तब। उसके बाद याद रखना, चौधरी चरण सिंह जी ने अपना पार्टी बनाया था। अपने पार्टी का नाम क्या रखा था? देखो, अपने पार्टी बनाया था जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल, और बाद में उसका क्या नाम रखा था? लोक दल। ये 5वें चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के, और फिर 1970 में ही बने थे। 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे चौधरी चरण सिंह जी, और 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के 1979 में। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बने थे और होम अफेयर्स मिनिस्टर भी बने थे। उसके अलावा जहाँ पे जिस जगह पे इनका मेमोरियल है उसका नाम है किसान घाट। किसान घाट इनके मेमोरियल का नाम है। फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनके नाम पे, इनके जन्म दिवस के मौके पे 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। उसके अलावा इनके ये एफर्ट के कारण जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था उत्तर प्रदेश में। एग्रेरियन थीम से रिलेटेड इनकी कुछ किताबें हैं। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, कॉजेज एंड क्योर। उनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन कुछ और है। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स रेड, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करते हैं। ठीक है, ये 52वें पर्सन है जिनको भारत रत्न मिल रहा है। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। ये 4थे चीफ मिनिस्टर बने थे आंध्र प्रदेश के, 4th चीफ मिनिस्टर। और इन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी गवर्नमेंट ही टुक चार्ज ऑफ ए होम मिनिस्टर का चार्ज इन्होंने लिया था। उसके बाद यूनियन एक्सटर्नल एचआरडी और डिफेंस मिनिस्टर भी बने हुए हैं। 9वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, याद रखना। इनके ही टेन्योर में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। उसके बाद इनका जो मेमोरियल है उसका नाम है ज्ञान भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञान भूमि। चलिए, उसके बाद इनने क्या क्या पब्लिश किया था? कुछ इनकी पब्लिकेशन है, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। पीवी नरसिम्हा राव जी की ही पब्लिश सहर्षफन प्रकाशित किया। ये हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ लेट श्री विश्वनाथ सत्यनारायण फेमस तेलुगु नोवेल वेई वेई पदागलू। देखो, एक सिंपल ये मुझे लगता है कि आपको याद रख लेना चाहिए। विश्वनाथ सत्यनारायण जी की एक नोवेल है जिसका नाम है वेई पदागलू। इसका हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। हिंदी ट्रांसलेशन का नाम था सहर्षफन। समझ में? अब इनकी आत्मकथा है द इनसाइडर। एलपीजी रिफॉर्म्स इन्हीं के समय में आया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74। एम एस स्वामीनाथन जी की बात करते हैं। ये 53rd पर्सन बने हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ था और 2023 में 98 ईयर के उम्र में इनका मृत्यु हुआ। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। उसके अलावा 1961 से 72 के बीच ये डायरेक्टर थे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। 72 से 79 के बीच क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे 1 साल के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी बने थे। नेशनल फार्मर कमीशन के चेयरमैन भी बने थे 2004 में, और 7 से 13 के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे राज्यसभा के। उसके बाद इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है, कुछ राज्य लेवल पे और कुछ राष्ट्र लेवल पे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन अवार्ड मिला है याद रखिए। रमन मैग्सेसे अवार्ड,
एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस, वर्ल्ड फूड प्राइज, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, सासा काबा इन्वायरमेंटल प्राइज, यूनेस्को का महात्मा गांधी गोल्ड मेडल। ये जो सासा काबा है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देती है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल, नेशनल लेवल में भटनागर, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट और भारत रत्न। तो जो भी प्राइज देखते हो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये शुरू के जो चार सबसे टॉप प्राइज है वो तो मिला ही मिला है। इसके अलावा एस एस भटनागर और इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने, क्योंकि इनके अप्रूवल से ही फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, 16वां फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1। चेयरमैन याद रखना डॉक्टर अरविंद पनागरिया जी, ये फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। और बाकी मेंबर भी याद रखें, एक बार बीपीएससी में बाकी मेंबर पे ही क्वेश्चन पूछ गया था। सेक्रेटरी है ऋत्विक रंजानम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे। उसके बाद इसके मेंबर कौन कौन है? अजय नारायण झा, सौम्या कांति, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा साहब, ये इनके मेंबर हैं। सबसे पहला इनका काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करो यूनियन और स्टेट के बीच, कैसे किस फॉर्मूला से डिस्ट्रीब्यूशन करना पैसा, और बाकी सारे स्टेट के बीच। ऐसा नहीं कि सभी स्टेट को बराबर बराबर दे दिया जाए, ये देखा जाएगा। उसके बाद ग्रांट इन एड पे भी बातें करते हैं, किस टाइप से मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाएगा राज्य को। ठीक है, ये किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 275। ठीक है ना। उसके अलावा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो पैसा जाता है ना पंचायत और म्यूनसिपालिटी का, उसमें भी सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट वैसे आपको करना है पॉलिटी वाले टॉपिक से, यहाँ मैं बस आपको डिटेल में नहीं बता सकता ना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, कमीशन विल रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑन द फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट विल मेक अप्रोप्रिएट। मतलब कमीशन ये भी रिव्यू करती है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे डिजास्टर होता है वहाँ पे फाइनेंस करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको ठीक करना। उसके 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एन के सिंह जी। ये 2020-21 से लेकर 25-26 तक ये थे, मतलब तब तक थे। 16वां फाइनेंस कमीशन का टेन्योर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, और अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे 31 अक्टूबर 2025 को। तभी तो ये 1 अप्रैल 2026 से इनका काम हो जाएगा 31 तक, मतलब ये चलेगा। 2 पोस्ट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है और 1 पोस्ट इकोनॉमिक एडवाइजर है फॉर 16 फाइनेंस कमीशन आल्सो क्रिएट किया गया है। देखो, रामप्रीत मंडल जी जो एमपी है झंझारपुर बिहार के, उन्होंने रिसेंटली डिमांड किया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। बट जो बजट आया है 2024-25 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि ना स्पेशल स्टेटस देने की बात नहीं की है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मतलब रिफ्यूज किया है कि हम फ्यूचर में स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे। तो अभी समझते हैं कि स्पेशल स्टेटस क्या है। सबसे पहले 1969 में स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, किनके रिकमेंडेशन पे? 5वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक बोले तो नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल होता था ना, जिसके हेड होते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे देती थी ताकि स्टेट के डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। ये क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था कि वो स्टेट हिली एंड टेरेन एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, हिली एंड टेरेन एरिया होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए और साइजेबल पॉपुलेशन होना चाहिए, वो ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस होना चाहिए, और स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि स्टेट उसको संभाल सके। ये सारे कंडीशन है स्पेशल स्टेटस स्टेट के, ठीक है ना। बट ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला किन्होंने दिया था? गडगिल जी ने दिया था। अब बेनिफिट, और कोई स्टेट स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो नॉर्मली कोई सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है मान लो कोई, तो अभी तक क्या होता है, नॉर्मली सेंटर उसमें 60% पैसा देता है और स्टेट उसमें 40% पैसा देता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्टेटस कैटेगरी वाला स्टेट है तो यहाँ पे सेंटर 90% देगी, तो सेंटर ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, स्टेट को बस 10% पैसा देना वहाँ पे। पहले सेंटर को 60, स्टेट 40, बट स्पेशल स्टेटस दर्जा होने के बाद सेंटर कितना? 90 और स्टेट सिर्फ 10%। और एक और चीज़, कोई अगर मनी स्पेंड नहीं किया गया तो मनी लैप्स नहीं होगा,
वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मनी लैप्स हो जाता था। मनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, आपने खर्चा नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लौट जाएगा। इसमें क्या होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। उसके अलावा और भी कंसेशन प्रोवाइड किया जाता था स्टेट को, लाइक कंसेशन ऑन कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अराउंड 30% जो सेंटर का ग्रॉस बजट होता है ना, वो यहीं पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी स्पेशल स्टेटस का दर्जा किन किन को मिला है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, सिक्किम। देखो ये तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं, प्लस 2 हिली स्टेट है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन ने का जब रिपोर्ट आया था, उन्होंने रिकमेंड किया कि अब किसी नए स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और 14th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि सच स्टेट थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट टू 42% फ्रॉम 30%, ठीक है। और एक और चीज़ बताइएगा, चलें इसमें इतना रखने। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। क्राइम में डिक्लाइन हुआ, ये सब याद नहीं रखिए, समझे। सबसे ज़्यादा वुमेन के अगेंस्ट क्राइम कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, ठीक है। उसके बाद यूपी, फिर देखो अगर बात करें रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे? दिल्ली में, लेकिन ओवरऑल क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में। उसके बाद मतलब टोटल अगर 100 क्राइम हुआ तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा क्राइम 10% एक चीज़ पर होता है, तो ऐसे अगर परसेंटेज देखा जाए तो दिल्ली में, बट ओवरऑल देखा जाए यूपी में, तो यूपी में तो 500 क्राइम हुआ, तो उसमें से अगर 5% भी हुआ तो भी तो 25 हो गया यूपी में। लेकिन दिल्ली में कितना है? 10 ही हो रहा है ना। तो ओवरऑल टर्म में बात करें तो यूपी में, बट परसेंटेज की बात करें, टोटल क्राइम का परसेंटेज का बात करें तो दिल्ली में। ST SC के खिलाफ सबसे ज़्यादा क्राइम में पहला है राजस्थान, फिर MP, फिर तेलंगाना। ये देखो यहाँ पे सबसे सेफेस्ट सिटी का दर्जा किसको मिला है? कोलकाता को। उसके बाद पुणे और हैदराबाद। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड का केस रिपोर्ट किया गया, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर मध्य प्रदेश में। NCRB और कई सारे रिपोर्ट निकालती है। NCRB वैसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और क्या क्या रिपोर्ट निकालती है? क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स और मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन का रिपोर्ट। अब हम COP28 देखो। COP29 कहाँ पे होने वाला है? ये तो आपको पता है, अजरबैजान में। यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, उसका 28वां कहाँ पे हुआ? UAE के दुबई में हुआ, UAE के दुबई में। अब इसमें 4 पिलर कवर किया गया। 4 पिलर कौन कौन है? पिलर 1 है फास्ट ट्रैकिंग ए जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात है। सेकेंड पिलर की इसकी बात करता है कि क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए, लोगों के पास पैसे आने चाहिए। थर्ड पिलर है कि पीपल लाइव्स, लोगों की ज़िंदगी और लोगों की आजीविका पे फोकस किया जाए। और फोर्थ है अंडरपिनिंग एवरीथिंग विथ फुल इंक्लूसिविटी, कि सबको इंक्लूड किया जाए। अब चलिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आने के सवाल तो कम है, बट स्तंभ से क्वेश्चन के सवाल नहीं आए, मतलब क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है। सबसे पहले, दुनिया में जो भी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है, उसको 3 गुना करके 11,000 गीगावाट करना है 2030 तक। उसके बाद सेकंड है, जो एफिशिएंसी में हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे थे साल दर साल, उसको 2% से बढ़ा के 4% करना है। एनर्जी एफिशिएंट हम लोग हो रहे थे ना, कि 2% हर साल इम्प्रूव हो रहे थे, उसको 4 साल इम्प्रूव करना है। उसके अलावा 52 सिग्नेटरी है ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर के, जो क्या करेगा? नेट जीरो ऑपरेशन करेगा बाई 2050 तक, ठीक है। उसके अलावा कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया जाएगा, जो कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेगा। और एक किसके लीडरशिप में? फ्रांस। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर को लॉन्च किया गया किसके गाइडेंस में? फ्रांस के गाइडेंस में। सेकंड क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस को फिक्स करना है कि जलवायु चेंज तो हो रहा है, बट लोगों के पास पैसे तो आने चाहिए, तो एक फंड का बात किया गया है। उस फंड का नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। सारे देश, जो भी देश क्लाइमेट चेंज को नुकसान पहुंचा रहे, वो ऐसे देश को पैसा देंगे जो देश वनरेबल है, जिनको क्लाइमेट चेंज से बस नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। तो डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क। उसके अलावा ग्लोबल कूलिंग प्लेज जो कमिट किया 66 नेशनल सिग्नेटरी को,
जिससे क्या होगा 68% एमिशन कम होगा। कूलिंग रिलेटेड एयर कंडीशनर या फ्रीजर या और भी रिलेटेड से रिलेटेड, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, याद रखिएगा। थर्ड पिलर क्या है, एक्चुअली पीपल लाइव्स और लाइवलीहुड पे फोकस कर रहा है कि यूएई के डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेजिलियंट फूड सिस्टम या क्लाइमेट एक्शन पे फोकस किया जाएगा। उसके कोलिजन बनाया जाएगा हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसको भी लॉन्च किया गया। फोर्थ पिलर में वही है इंक्लूसिव, यानी यूथ पे फोकस किया जाए। उसके बाद वुमेन पे फोकस किया जाए, प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी ऑन स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव। उसके बाद जेंडर पे बात की जाए, हर मतलब सबको इंक्लूड किया जाए इस लड़ाई में। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक फंड है जिस फंड का नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, तो सारे देश पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको देखा होगा यूरोपियन यूनियन 275 मिलियन पैसे दे रहे हैं, इसी तरह हर देश दे रहे हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने प्रोपोज किया कि भाई COP33 इंडिया में होना चाहिए। उसके अलावा एक वेब पोर्टल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए मोदी जी ने लॉन्च किया कुछ देशों के साथ मिलकर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किन के साथ मिलकर, स्वीडन, यूरोपियन काउंसिल, मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्या है, PM जन मन योजना, ध्यान देना क्या नाम है इनका, PM जन मन योजना। इसका अगर पहले फुल फॉर्म, ये सिंपल समझो ना, जनजातीय लोगों के लिए, उनका विकास करने के लिए। और ये किस दिन लॉन्च किया, 15 नवंबर। 15 नवंबर कौन दिन होता है, जनजातीय गौरव दिवस, इस दिन मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ये एक्चुअली बिरसा मुंडा जी की आई थिंक बर्थ एनिवर्सरी, आप मुझे बताइएगा बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। जनमन जनजातीय से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या है, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन किया जाएगा 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू, मतलब जनजातीय लोगों का विकास करना है, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हो। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना है, खासकर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो कि 75 है। स्पेशल फोकस किस पे होगा, हाउस पे, वाटर सप्लाई, रोड, मोबाइल मेडिकल यूनिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर, मोबाइल टावर को इंस्टॉल करना, हॉस्टल, वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग, सब कुछ। सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, ये एक्चुअली बिल है 2023 में आया है। देखो, नॉट अप्लाई टू द लैंड चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट ऑन और बिफोर। देखो, अगर कोई ज़मीन फॉरेस्ट लैंड था बट उसको नॉन फॉरेस्ट के लिए यूज कर किया जा चुका है, नॉन फॉरेस्ट वाला काम के लिए, अगर 12 दिसंबर 1996 से पहले अगर किया जा चुका है तो ये अप्लाई नहीं होगा उस पर, ठीक है ना। मतलब उस बिल में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। ये बिल जो अमेंडमेंट होगा ना, वो 1980 वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, उसको अमेंड करेगा। तो इसमें एग्जेम्पशन किस किस को दिया गया है, फॉरेस्ट लैंड एलोंग रेल लाइन और पब्लिक रोड, ठीक है ना। और वो फॉरेस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 0.10 हेक्टेयर होना चाहिए, तो ये एग्जम्प्टेड है। साथ ही लैंड सिचुएटेड विद इन 100 किलोमीटर एलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी एग्जम्प्टेड है। और किस किस को एग्जाम्पशन में, कुछ एक्टिविटीज लाइक जू, सफारी, इको टूरिज्म, सिल्विकल्चर और एनी अदर पर्पस स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रपोज फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया फॉर पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट, ये सब इस एक्ट से एग्जम्प्टेड है। कास्ट बेस्ड सर्वे आपको पता है जो कि हुआ है, जाति आधारित जनगणना। देखो अभी इसमें अगर इससे जब ये कास्ट सेंसस हुआ वहाँ पे उस समय टोटल रिजर्वेशन था 75%, बट पटना हाई कोर्ट ने इसको अब नकार दिया है, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला है, पटना हाई कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% ही रहेगी, ठीक है, 50% प्लस 10 EWS का। तो इस समय टोटल था 20% SC को, 2% ST को, 25% EBC को, 18% OBC को और ये 10% EWS को। अब देखो, जब बिहार का टोटल पॉपुलेशन 13.07 करोड़ था, इसमें 36% एक्सट्रीमली EBC, 27% BC, 19% SC,
15% अनरिजर्व और 1.68% शेड्यूल्ड ट्राइब था। ठीक है ना। देखो अब बिहार गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला था, बिहार गवर्नमेंट ने बोला था कि ये पूर्ण पैमाने पे जनगणना नहीं है, जबकि एक सामाजिक सर्वेक्षण है, यानी एक सोशल सर्वे है। सेंसस किस मतलब किस में आता है, किस लिस्ट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट में आता है अंडर आर्टिकल 246। लास्ट समय कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। उसके बाद देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार 2011 में हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और बट टिल डेट कास्ट डेटा इज नॉट रिलीज, अभी तक कोई कास्ट डेटा रिलीज नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। अब देखो कुछ नोट देख लेते हैं। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसका नाम था मंडल कमीशन, उन्होंने रिपोर्ट दिया था 1980 में और एस्टिमेट किया था कि ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है। ऑन दी सर्वे बिहार गवर्नमेंट इंक्रीज रिजर्वेशन टू 50%, बट ऑन 20 जून 2024 पटना हाईकोर्ट ने क्या किया था, इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। ठीक है। अब देखो ये पॉपुलेशन देख लेते हैं थोड़ा। यादव का पॉपुलेशन है 14%, रविदास 5.2%, इसमें कई सारे कास्ट आ जाते हैं। कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31, कायस्थ 0.60। नारी शक्ति वंदन अभियान, ये एक्चुअली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट कौन सा नंबर का है पूछ लेता है। बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा है, 128वां है। ये क्या मैंडेट करता है, 33% वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली के असेंबली में। ठीक है। 1/3 ऑफ सीट ऑफ वुमेन विद इन एग्जिस्टिंग, देखो एससी और एसटी में भी 1/3 वुमेन होना चाहिए, उनके में भी 1/3 वुमेन होना चाहिए। ठीक है ना। सीट विल बी रिजर्व इन रोटेशनल बेसिस, ऐसा नहीं कि किस एक एरिया में वुमेन आ गया तो वुमेन ही रहेंगी, नहीं, दूसरे एरिया में वुमेन को मौका मिलना चाहिए। रिजर्वेशन विल बी रिव्यूड आफ्टर 15, हर 15 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। और इससे आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 330A, 332A। ठीक है। आर्टिकल 173 और 82 इसको अमेंड किया जाएगा डेलिमिटेशन के लिए। सिर्फ 2 AIMIM के MP थे ना लोकसभा के, और इन्होंने इसको अपोज किया, बट 454 MP इसको सपोर्ट किए और राज्यसभा में आसानी से पास हो गया बिना किसी रुकावट से। G20 में आपको पता है G20 डिक्लेरेशन है, रसिया यूक्रेन वॉर पे ऑल स्टेट्स मस्ट एक्ट इन लाइन विथ यूएन चार्टर। इसमें लिखा था कि सभी यूएन चार्टर के हिसाब से काम करेंगे। जॉइंट रोड मैप फॉर क्रिप्टो एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क साइन किया गया। वर्किंग ग्रुप फॉर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट पे एक वर्किंग ग्रुप बना था। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट, ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक, वो हमने UNFCCC का COP 28 में भी देखा। एग्रीमेंट ऑफ UNGA 75/1 UNSC के रिफॉर्म्स की बात की गई है। इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, यानी अब G20 में मेंबर हो गए G21। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, इसको ISA के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ इस्टेब्लिश की गई है। G20 को 1999 में बनाया था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। देखो सबसे पहले समझो इस स्कीम में क्या है कि लोगों का स्किल अपग्रेडेशन करना है, फिर उनको पैसा देना है, क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, और PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड, टूल किट इंसेंटिव, सब कुछ उनको मिलेगा। और ये किस दिन स्टार्ट हुआ, विश्वकर्मा जयंती जो है होता है 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और ड्यूरेशन इसका क्या है, 4 साल के लिए है। और इनिशियल आउटले रखा गया है 13,000 करोड़। कितने ट्रेडिशनल सेक्टर में मेनली है, ये मेनली जो सेक्टर है वो 18 ट्रेडिशनल सेक्टर है। मिनिमम एज उस पर्सन का 18 होना चाहिए जो क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहता है, उसका स्किल अपग्रेडेशन होना चाहिए।
एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को मिलेगा, और आर्टिजन या क्राफ्ट पर्सन वर्किंग विथ हैंड एंड टूल, ये उन्हीं को मिलेगा, मशीन का यूज करने वाले को नहीं मिलेगा। इसीलिए 2024-25 के बजट में 4824 करोड़ का आउटले इसके लिए रखा गया है। अब ये देखो यहाँ पे जो मेन मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो याद रखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, कंडीशन और सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड कुछ बदलाव किए, वो एक्ट में बताता हूँ। एक्चुअली देखो, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का जब भी अपॉइंटमेंट होता था ना, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते थे, लेकिन प्रेसिडेंट को नाम कौन देते थे? नाम देते थे उनको एक सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल हुआ करता था, उनका रोल हटा दिया गया है, बस ये याद रख लेना है, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, अब देखो कौन है, प्राइम मिनिस्टर पहले भी हुआ करते थे, अभी भी होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा पहले भी हुआ करते थे, अभी भी होंगे। अब बस एक नाम चेंज हो गया, पहले यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, मान लो को यहाँ पे अमित शाह जी आ गए, बट यहाँ पे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते। समझ में आना? अब ए सर्च कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विल बी प्रोपोज ए पैनल ऑफ नेम्स टू सिलेक्शन कमिटी। देखो सबसे पहले एक कमिटी हो गई सर्च कमिटी, सर्च कमिटी जिसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कुछ नाम देंगे इनको सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी फिर वो नाम देंगे किनको? प्रेसिडेंट साहब को, कि आप अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या मैं बता दूं क्या बदलाव आएगा। देखो बदलाव यहीं पे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे ना, अब उनके जगह पे कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनको चुनेंगे कौन? पीएम। तो आपको नहीं लगता रोल बहुत ज़्यादा पीएम का बढ़ गया है इलेक्शन कमीशन के चुनाव में? अब यहाँ पे समझिए, जो सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस है था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, ये इक्विवेलेंट था। पहले किसके इक्विवेलेंट था? सुप्रीम कोर्ट जज। समझ रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल थे सुप्रीम कोर्ट जज? अब भी है पावरफुल, लेकिन अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जितना पावर होता है ना, वो पावर हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। पहले किनके पास पावर, किसके आसपास वाला पावर था? सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर, आसपास वाला पावर था। एक्चुअली हुआ क्या, अर्लियर इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो शुरू में ये बोला गया था अनूप बर्नवाल और यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, भाई सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया, अपने पास ही पावर रखेंगे ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर खत्म हो गया, किससे रिलेटेड? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। समझ में आया ना क्या हम बोल रहे हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन का जो पावर था सुप्रीम कोर्ट के पास, वो पावर उनके पास अब नहीं रहा। कैटेगरीज ऑफ कंपनी है सीपीएससी का, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से डेटा उठा गया है, बट समझो सिंपल, 3 टाइप की कंपनी होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के पास। एक होता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, 13 महारत्न कंपनी है। जो 13वां है वो है वायल इंडिया लिमिटेड, और 21 नवरत्न कंपनी है। 21वां का क्या नाम है? मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDS। और इरेडा था रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है ना, वो 20वां था। क्राइटेरिया महारत्न का क्या है? महारत्न का क्या क्या क्राइटेरिया है? किसी को महारत्न बनना है किसी कंपनी को, तो उसके पास पहले नवरत्न का स्टेटस चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे उसका लिस्टेड होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 साल में 25,000, नेट वर्थ 3 साल में 15,000, और प्रॉफिट 5,000 होना चाहिए, 5,000 करोड़, हैविंग सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। अब नवरत्न का क्या है क्राइटेरिया? पहले उसका मिनी रत्न होना जरूरी है, शेड्यूल ए का स्टेटस होना जरूरी है, 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर हैविंग रेटिंग ऑफ गुड और एक्सीलेंट, मतलब लास्ट 5 में से 3 साल उनका रेटिंग अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा परफॉर्मेंस इंडेक्स में, मतलब कि स्कोर 60 और एबव ऑन 6 परफॉर्मेंस इंडेक्स, 60 से ज़्यादा मार्क्स हर परफॉर्मेंस इंडेक्स में होना चाहिए। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो 2 MSP है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस होता है
कि अगर आप कोई मान लो आप चावल उपजा रहे हो, मतलब धान उपजा रहे हो, गेहूं उपजा रहे हो, तो वो गवर्नमेंट ऐसे टोटल 22 मैंडेट क्रॉप है ना, टोटल 22 क्रॉप है। अगर आप ये बेचने जाओगे ना गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देगी कि किस केजी के हिसाब से देगी, ये गवर्नमेंट पहले ही डिसाइडेड, ये प्री डिसाइडेड होता है। उस समय आपको थोड़ी पता चला है कितना है, आपको पहले से ही पता होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो पहले मैं बताता हूँ, पहले बेसिक जान लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया था 1966-67 में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बट ये किसका बात मानते हैं? ये बात मानते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। मतलब कि ये पहले ही बोने से पहले ये इनको बताएंगे, बट ये अनाउंस करते हैं। हमको डायरेक्टली सीएसईपी नहीं बताते हैं, हमको डायरेक्टली कौन बनाते हैं? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स खुद से नहीं बताते, कौन उनको बताते? कौन डिसाइड करते? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब यहाँ पे समझे, 3 टर्म है, A2 प्लस FL और C2। अब देखो, अब क्वेश्चन उठता है, आप बोलोगे सर ये MSP डिसाइड कैसे होता होगा, किस प्राइस पे डिसाइड होता होगा? जैसे मान लो हमारा टोटल खर्चा लग गया 100 रुपया, तो MSP अगर गवर्नमेंट बोले नहीं, हम आप को MSP 100 रुपये कुछ केजी है, मान लो कोई चीज़, गवर्नमेंट बोले नहीं हम आपको 85 रुपये केजी बेचेंगे, रेट लगाते हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। अगर गवर्नमेंट ही 50 रुपये लगाएगी, तो बाकी बाकी जो लोग होते हैं, जो जो अनाज वगैरह खरीदते हो, तो बोलेंगे सरकार जब 50 लगा रहा है तो हम तो 45 से लगाएंगे। तो क्या फार्मर खेती करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। इसलिए MSP कभी भी फार्मर जितना लगाता है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन था कि फार्मर जितना लगाता है ना, उसका 1.5 गुना कम से कम प्राइस होना चाहिए MSP। अगर फार्मर 100 रुपया लगा रहा है, खर्चा फार्मर का 100 रुपया आ रहा है, तो उसका प्राइस कम से कम क्या होना चाहिए? 150 रुपया होना चाहिए। अब बट गवर्नमेंट पता है क्या है, गवर्नमेंट लगाने का मतलब अलग समझ लेती है। स्वामीनाथन के हिसाब से किसान का खर्चा कुछ और है, गवर्नमेंट के हिसाब से किसान का खर्चा कुछ और है। मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले 3 टर्म समझिए। A2 का मतलब होता है फार्मर जो भी केमिकल खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, सीड्स खरीदा या लेबर को हायर किया, ये खर्चा हुआ, ये मेन खर्चा हुआ। इसके अलावे FL का मतलब क्या होता है? A2 का मतलब फार्मर का ये सब खर्चा है, FL का मतलब फार्मर अब खुद भी तो खेत में काम कर रहा था, वो भी तो पैसा जोड़ेगा। फार्मर अगर खुद खेत में नहीं काम करता तो किसी और के खेत में काम करता, उसको डेली वेजेस मिलते, तो वो भी तो ऐड होगा ना। फार्मर क्या करता है, सॉरी सरकार क्या करती है, ये जो पैसा निकलता है A2F प्लस FL, मान लो ये आया 92 रुपये, तो सरकार इसी पे 50% जोड़ देता है, यानी इस पे कितना जोड़ देता है? 45, यानी सरकार MSP कितना लगा देता है? 135 रुपीज। समझ में आया ना। बट फार्मर का टोटल खर्चा तो यहाँ पे है 100 रुपीज, यहाँ पे C2 क्या है? ये इसके अलावे फिक्स्ड कैपिटल एसेट एंड रेंट पेड बाय द फार्मर। मान लो अगर कोई आपके पास ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर का यूज करे, वो भी तो खर्चा लग रहा है। कोई बोरिंग आप लगाए हो, उसका भी तो खर्चा लग रहा है। तो सरकार ये नहीं देती, क्योंकि ये तो टोटल 100 हो जाएगा। इसमें अगर 10 इसका वाला जुड़ेगा तो टोटल 100 हो गया। अब इसका 50% जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। तो गवर्नमेंट किस पे देती है? A2 प्लस FL पे। बट रिकमेंडेशन किस पे देने पा कि C2 प्लस 50% दो। C2 प्लस 50% 150 हो जाएगा, वैसे तो आप 135 ही देते हो। ये पॉइंट है। अब न्यू पार्लियामेंट्री हाउस की बात कर लेते हैं। ये 28 मई 2023 को इनागोरेट किया गया। फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया? 2020 दिसंबर 20 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा। इसके ओकेजन पे एक 75 रुपये का कॉइन भी लॉन्च किया गया, याद रख लेना। न्यू पार्लियामेंट्री हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ इंडियन सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बनाया गया है। नया जो पार्लियामेंट है उसको डिजाइन किन्होंने किया? आर्किटेक्ट विमल पटेल ने किया। और कंस्ट्रक्ट किनके द्वारा किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। ये BPSC में पूछा हुआ था।
फीचर्स क्या क्या है नए पार्लियामेंट का? इसका आकार ट्रायंगुलर शेप है, त्रिकोणीय है, 3 मेन गेट है। ये कौन किस किस को डेडिकेटेड है? वाटर को, लैंड को और स्काई को डेडिकेटेड है। और 3 मेन गेट है न्यू पार्लियामेंट में। एक का नाम है नाव और थाल द्वार, उसके अलावा ज्ञान द्वार और एक है कर्म द्वार। क्या है? देखो, सॉरी, टोटल 6 द्वार है ना। यहाँ पे देख लो, वहाँ पे ठीक से इंग्लिश वाले में ठीक से दिया नहीं। यहाँ पे कितने द्वार है? गज द्वार है, अश्व द्वार है, गरुड़ द्वार है, मकर द्वार है, शरदुल द्वार है और हमसा द्वार है। ठीक है। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन को लाया गया है राजस्थान से। ठीक है ना। पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए कहाँ से लाए? ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। टोटल वेट है 9500 किलोग्राम और इसको कहाँ पे? पार्लियामेंट हाउस के रूफ पे लगाया गया। इसका टोटल हाइट है 6.5 मीटर। ठीक है। न्यू पार्लियामेंट में जो सीटिंग अरेंज, लोकसभा के कक्ष में 888, राज्य का सभा के कक्ष में 384 प्रतिनिधि के बैठने, टोटल 1272 सीट की व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ रखना कि इन्होंने सैक्रेड सेंगोल विथ नंदी जो पार्लियामेंट में बोला है, सेंगोल को हम राज दंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में। और ये चोला एम्पायर से पहले यूज किया गया। सेंगोल का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड प्राइड होता है तमिल कल्चर में। ये 5 फीट लंबा है और एंड इट्स टॉप ऑफ नंदी द बुल व्हिच इज सिंबल ऑफ जस्टिस। ये सेंगोल में। ठीक है। आपको लोकसभा के इंटीरियर देखा जाएगा, वो किस पे बेस्ड है? नेशनल बर्ड पीकॉक पे। और इंटीरियर ऑफ राज्यसभा किस पे बेस्ड है? नेशनल फ्लावर लोटस पे। नेशनल ट्री जो है इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इन द बानियन ट्री, ये भी आपको मिलेगा। 6 गार्जियन स्टैचू भी मिलते हैं, स्टैचू भी है। गजा, अश्व, गरुड़, मकर, शरदुल, ये तो हमने देखा ही था। अगला क्या है? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ये एक्चुअली कंपाइल किया है इसरो ने फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। Since the beginning of Indian space era, a total 127 satellite, including those from private operation academic institution, has been launched till 31st December. अब तक इतना लॉन्च हो चुका है, याद रखना। जिसमें 22 लोअर अर्थ ऑर्बिट पे, 29 जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट पे। ये सब याद नहीं रखना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया है? FAO के द्वारा आया है। ये स्टेटस, ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाता है ग्लोबल फिशरीज और एक्वाकल्चर के बारे में। ठीक है। मेन एक्वेटिक एनिमल प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना। एशिया की बात करें चाइना, उसके बाद इंडिया आता है। इंडिया फिश प्रोडक्शन में 3rd लार्जेस्ट आता है पूरी दुनिया में और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ये पॉइंट सब याद नहीं रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ये 8वां एडिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाला। प्रेसिडेंट साहिबा ने इसको प्रेजेंट किया। और याद रखिए कहाँ से? भारत मंडप, नई दिल्ली से। और स्वच्छ सर्वेक्षण तो 2023 का रिपोर्ट का टाइटल क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। और ये 2023 वाला था। 2024 वाला था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो इंदौर टॉप पे आता है, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। ठीक है। तो सर ये दोनों टॉप पे है। सूरत गॉट द टॉप पोजिशन अलॉन्ग विथ इंदौर। ठीक है। इससे पहले ये इंदौर लगातार 6 साल तक टॉप करता था, बट सूरत उसके टक्कर में आ गया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सबसे कम क्लीन सिटी में कोलकाता है और आसनसोल। ये नीचे से दोनों है। हावड़ा, ये भी वेस्ट बंगाल का। सबसे कम में क्लीन शहर में अरुणाचल, फिर मिजोरम, फिर राजस्थान। देखो शाश्वर जो महाराष्ट्र का है
उसको 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला। पाटन और लोनावला इसको सेकंड और थर्ड पोजीशन, ठीक है ना। बट फास्टेस्ट मूवर सिटी में 1 लाख से कम पॉपुलेशन बट फास्टेस्ट मूवर सिटी में किसको अवार्ड मिला? नौराजबाद। ये कहाँ का आता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का। उसके बाद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में किसको अवार्ड मिला? पणजी को मिला, जो कि गोवा की कैपिटल है। बेस्ट गंगा सिटी विथ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में कौन है? वाराणसी टॉप है, सेकंड है प्रयागराज। कंटेनमेंट बोर्ड में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कंटेनमेंट बोर्ड आता है महो, ये सबसे क्लीनेस्ट है, ठीक है ना। चंडीगढ़ को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला अंडर सफाई मित्र सुरक्षा शहर कैटेगरी। उसके बाद एंथम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन कौन है? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोकल बॉडी ये सब पार्टिसिपेट किया, ठीक है। थैंक यू।